चैप्टर 351 किलिंग इंटेंट। धिक्कार है, लूमियन अपने मन में ही गाली देने से खुद को रोक नहीं पाया जब उसने मोनेट को देखा। सिचुएशन के स्ट्रेस की वजह से उसके अंदर गुस्से और डर का एक मिला जुला एहसास उमड़ पड़ा। ये फिर से वही क्यों है? वो इस क्रिटिकल मोमेंट पर मेरे सामने अंडरग्राउंड क्यों आ गया? वो क्या करने की फिराक में है? वो ओबर्ज ड्यू कॉक डोर के खटमलों, कचरे के कॉकरोचों और अंडरग्राउंड ट्रायर के चूहों की तरह हर जगह मौजूद और अनअवॉइडेबल क्यों है? तुम कौन हो? हेला ने ठंडेपन से पूछा। उसके डेडपैन बर्ताव ने लूमियन के इमोशंस को तुरंत शांत कर दिया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा जब उसने उस आइलैंडर स्विंडलर मोनेट और उसके पीछे की साल्टबार यूनिक डांस हॉल के इंटेंशंस को एनालाइज किया। मोनेट ने एक धूर्त मुस्कान के साथ अपनी दाईं आंख के सॉकेट में मोनोकल को दबाया और जवाब दिया, आप लोगों की तरह एक टूम एडवेंचरर। टूम एडवेंचरर? तुम ग्रेव रॉबर्स को सुनने में इतना सम्मानजनक बना देते हो। मैडम जस्टिस ने एक बार कहा था कि सीक्वेंस जितना हाई होगा, कैटाकोम्स में एंटर करना उतना ही डेंजरस होगा। इसलिए एंजल मोनेट मानता है कि वो उसे यहाँ कोई असिस्टेंस नहीं दे सकता। साल्टबार यूनिक के सेंट्स जिनके पास गॉडहुड है, वे भी एंटर करने की हिम्मत नहीं करते। दूसरे शब्दों में, अगर मैडम हेला और मैं हाथ मिला लें, तो हमारे पास मोनेट को यहाँ हमेशा के लिए रोकने का एक अच्छा चांस है, ताकि वो एक कॉकरोच की तरह इधर उधर न घूम सके। मोनेट की ओर देखते हुए लूमियन की आंखें सिकुड़ गईं। उसके दिल का डर काफी हद तक खत्म हो गया और उसके सामने मौजूद स्विंडलर को खत्म करने के खतरनाक विचार तेजी से बढ़ने लगे। लूमियन मुस्कुराया और उसने मोनेट की ओर देखा। टूम एडवेंचरर, क्या तुम इस जगह को अच्छी तरह जानते हो? मोनेट मुस्कुराया और बोला, बेशक। उसने अपना दायां हाथ उठाया और मोमबत्ती की रोशनी की रेंज के किनारे पर एक एंशिएंट टूम की ओर इशारा किया। वह फोर्थ ईपॉक के ज़ोरोआस्ट्र परिवार के एक मेंबर का है। तुरंत बाद मोनेट ने पास की कुछ और कब्रों की ओर इशारा किया। वो जेकब फैमिली का एक मेंबर है, एब्राहम फैमिली का एक मेंबर, ब्लड लीजन का एक मेंबर। दुर्भाग्य से यहाँ पीछे कोई बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बचे हैं। लूमियन का सरप्राइज और पजलमेंट बढ़ गया जब उसे एहसास हुआ कि आइलैंडर स्विंडलर ने सच में उसके सवाल का जवाब दिया था। इसने मोनेट के मोटिव्स पर और भी सवाल खड़े कर दिए। उसने सावधानी से उस एंशिएंट टूम की ओर इशारा किया जहां से मोनेट बाहर निकला था। वह किसकी कब्र है? मोनेट कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने लूमियन के हाव भाव में आए सूक्ष्म बदलाव को नोटिस किया। वो रुक गया और अपनी रहस्यमयी मुस्कान बनाए रखी। फोर्थ ईपॉक के अमॉन फैमिली का एक मेंबर। इस स्विंडलर की फोर्थ ईपॉक फैमिलीज और कैटाकोम्स के फोर्थ लेवल की नॉलेज सड़क के संकेतों पर लिखे होने से कहीं ज्यादा व्यापक है। लूमियन की घबराहट के बीच हेला फिर से बोली, तो क्या तुम जानते हो कि समैरिटन वुमेन स्प्रिंग कहाँ है? मोनेट ने अपने मोनोकल के बाहरी किनारे को सहलाया और मुस्कुराया। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम किस तरह का रिवॉर्ड दे सकती हो? हम क्यों विश्वास करें कि तुम्हारे पास समैरिटन वुमेन स्प्रिंग की एग्जैक्ट लोकेशन है? लूमियन ने स्वाभाविक रूप से पूछा। उसे शक था कि मोनेट अपनी आदतन धोखाधड़ी शुरू करने वाला है। मोनेट हल्का सा हंसा। मैं सच में नहीं जानता। समैरिटन वुमेन स्प्रिंग नाम उतना इंप्रेसिव नहीं है। ऐसा लगता है कि ये किसी पुरानी किताब से आया है जिसे मैंने एक बार पढ़ा था। हालांकि इस लेवल पर कई बार आने के बाद मैंने कुछ अजीब फिनोमेना देखे हैं। कुछ मरी हुई हड्डियां इस एरिया में अपने आप इकट्ठा हो जाती हैं, एक कब्र में घुसती हैं और कभी बाहर नहीं आती। उस वातावरण से जीवित हुए अनडेड इस कब्र की एब्नॉर्मैलिटी से प्रभावित होंगे और उसकी ओर अपने आप खींचे चले आएंगे। या क्या वो समैरिटन वुमेन स्प्रिंग है? वेस्टर्न साइड कुछ एंशिएंट टूम्ब कंडीशंस मैच करती हैं। लूमियन का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो और भी सतर्क हो गया। मोनेट, वो आइलैंडर स्विंडलर बिना किसी पेमेंट के इतनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन खुद से क्यों दे रहा है? ये उसके कैरेक्टर के बिल्कुल खिलाफ था। कोई भी एनॉमली जो हुई, उसका मतलब था कि कुछ गलत था। लूमियन को दो पोटेंशियल सिनेरियोज का शक हुआ। या तो मोनेट उसे और हेला को उस एंशिएंट टूम की ओर ललचा रहा था जहां अनडेड इकट्ठा होते थे, उन्हें एक ट्रैप में फंसाने की उम्मीद में, या वो उन्हें इस खतरनाक इलाके में नेविगेट करने के लिए स्काउट्स के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। दोनों पॉसिबिलिटीज बराबर की प्लॉजिबल थीं। हालांकि पहले वाली बात से मोनेट को फायदा नहीं था, पर कुछ लोग दूसरों को तड़पते हुए देखकर मजे लेते थे। बस इतना ही मैं जानता हूँ। मोनेट ने अपनी दाईं आंख के सॉकेट में मोनोकल को दबाया और मुस्कान के साथ कहा, मैं दूसरी कब्रों की तलाशी लूंगा। अगर तुम्हें समैरिटन वुमेन स्प्रिंग मिल जाए तो मेरे लिए अमॉन फैमिली के मेंबर की कब्र में एक नोट छोड़ देना। मुझे बताना कि उसमें ऐसा क्या खास है। जैसे ही उसने बात की, वो लूमियन की ओर बढ़ा। लूमियन की टेंस स्टेट में, जो किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार था, आइलैंडर स्विंडलर उसे बगल से छोड़ते हुए दूर की कब्र की ओर बढ़ गया, अपने साथ एक जलती हुई सफेद मोमबत्ती लिए हुए। जल्द ही उसका सिलुएट चौराहे पर गायब हो गया, जिससे वो इलाका एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। क्या वो सच में चला गया?
लूमियन सतर्क रहा, उसका ध्यान टर्मिबोरोस के रिएक्शन पर केंद्रित था। इनेविटेबिलिटी एंजल खामोश रहा, मोनेट के दोबारा दिखने से वो बेअसर लग रहा था। हेला ने कुछ कदम पीछे लिए और खुद को एक एंशिएंट टूम के पास खड़ा कर लिया और उसके पुराने पत्थर के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। कब्र के एंट्रेंस पर बिखरी हुई सफेद हड्डियों को देखकर हेला ने अपना दायां हाथ उठाया। जैसे किसी अदृश्य धागे से खींची गई हों, हड्डियां तेजी से एक साथ आईं और चरमराहट की आवाज के साथ एक हिलते हुए ह्यूमनॉइड स्केलेटन का रूप ले लिया। हेला ने उस अनडेड क्रीचर को कोई कमांड देने से परहेज किया जिसे उसने समन किया था। उसने शांति से देखा जब वो धीरे धीरे कब्र से बाहर निकला, अंधेरे में किसी अनदेखी शक्ति द्वारा खींचा जा रहा था। क्या मैडम हेला कॉर्प्स कलेक्टर पाथवे से है या उसके पास कोई कॉरेस्पॉन्डिंग मिस्टिकल आइटम है? लूमियन ने मोटे तौर पर हेला की इंटेंशंस को समझ लिया। वो अनडेड क्रीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक उस प्रॉब्लमैटिक एंशिएंट टूम की ओर ऑटोमेटिक अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपना रास्ता तय करना चाहती थी। इस रीजन में सबसे संभावित अनोमली समैरिटन वुमेन स्प्रिंग ही थी। अपनी जलती हुई सफेद मोमबत्तियां पकड़े हुए वो जोड़ी वेस्टर्न मोस्ट टूम्स के माध्यम से उस ह्यूमनॉइड स्केलेटन के पीछे पीछे चली। अचानक कोने के पास अंधेरे से एक और फिगर उभरा जिसके साथ एक मोमबत्ती की लौ थी। उसकी दाईं आंख के सॉकेट में एक क्रिस्टल मोनोकल सजा हुआ था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह आइलैंडर स्विंडलर मोनेट एक बार फिर था। जैसे ही लूमियन डर के मारे उछला, मोनेट ने मुस्कान के साथ पूछा, क्या वो समैरिटन विमेन स्प्रिंग इंटरेस्टिंग है? क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? तुमने पहले क्यों नहीं पूछा? लूमियन की मारने की इच्छा, किलिंग इंटेंट बढ़ गई। बिना पलक झपकाए उसने कहा, हमें अभी तक वो मिला भी नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंटरेस्टिंग है? तुम परछाइयों में क्यों नहीं छिप गए, हमारी एक्सप्लोरेशन के पूरे होने और खतरों या ट्रैप्स के कॉन्फर्मेशन का इंतजार करते हुए? उस तरह से रिस्क काफी कम होता, और अगर हम कामयाब भी हो गए तो हम समैरिटन वुमेन स्प्रिंग को पूरी तरह से हटा नहीं पाएंगे। मोनेट ने अपनी दाईं तर्जनी इंडेक्स फिंगर के पीछे के हिस्से को मोनोकल पर दबाया और सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारी बात सही है। स्विंडलर मुस्कुराया और कोने के पास अंधेरे में वापस चला गया। मोमबत्ती की लौ तुरंत कम हो गई और गायब हो गई। वो इतनी आसानी से चला गया। लूमियन के विचार दौड़ने लगे, लेकिन वो मोनेट की इंटेंशंस को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उसने हेला की ओर देखा और नोटिस किया कि वो फिर से शराब पी रही थी, लेकिन उसका कम्प्लेक्शन पीला और लगभग नीला पड़ गया था। वो अब और भी ज्यादा एक लाश की तरह लग रही थी। क्या आपको कोई अंदाजा है कि इन मोनोकल पहनने वाले लोगों के साथ क्या चक्कर है? लूमियन ने पूछा। हेला ने खाली मिलिट्री फ्लास्क को वापस अपनी हिडन पॉकेट में रख दिया। जैसे ही वो ह्यूमनॉइड स्केलेटन के पीछे चलती रही, उसने एक ठंडी अलौकिक आवाज में जवाब दिया, ये फोर्थ ईपॉक के एमोन फैमिली से जुड़ा है। फोर्थ ईपॉक की अमोन फैमिली, वह एंशिएंट टूम जिससे मोनेट निकला था, वह अमोन फैमिली के एक मेंबर की थी। वे मरॉडर पाथवे को कंट्रोल करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे फ्रांका ने बताया था कि डीमोनस फैमिली का असासिन पाथवे पर कंट्रोल है। ये देखते हुए कि हेला और अधिक साझा करने की मूड में नहीं थी, लूमियन के पास चुप रहने और पीछे चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोनेट के दोबारा दिखने ने उसकी बेचैनी को कम करने वाली किसी भी आइडल चैटर के विचारों को किनारे कर दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, लूमियन और हेला द्वारा पकड़ी गई मोमबत्तियों ने गहरे हरे रंग की एक धुंधली डरावनी रंगत ले ली। वो जी उठा। कंकाल एक विशाल सड़ती हुई कब्र की ओर मुड़ गया, जिसका पत्थर का दरवाजा आंशिक रूप से खुला था। लूमियन का जोश बढ़ गया, ये महसूस करते हुए कि समैरिटन विमेन स्प्रिंग आगे ही है। उस पल कब्र की तरफ से एक और फिगर ने अपना सिर बाहर निकाला। पीली मोमबत्ती की रोशनी में क्रिस्टल मोनोकल एक परेशान करने वाली चमक के साथ चमका। वो आइलैंडर स्विंडलर मोनेट एक बार फिर था। वह मुस्कुराया और पूछा, क्या आपके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए कोई संदेश है? मैं उन्हें पहुंचाने में मदद कर सकता हूं। लूमियन इतना चौंक गया कि वो मोनेट को वहीं और उसी वक्त खत्म करने की अपनी इच्छा को लगभग काबू नहीं कर पाया। उससे निपटने के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती थी। नहीं, हेला ने बर्फीले लहजे में जवाब दिया, उलझना न चुनते हुए। लूमियन ने धीरे से सांस छोड़ी और कहा, मेरा भी नहीं। कितने शर्म की बात है। मोनेट निराश दिखते हुए कब्र के बगल वाली अंधेरी सुरंग में वापस चला गया। पीली मोमबत्ती की रोशनी थोड़ी थमी, जिससे पता चला कि वो ज्यादा दूर नहीं गया था और पास में ही इंतजार कर रहा था। लूमियन अपनी नजरें हेला पर डालने और अपने दाएं हाथ से गला काटने जैसा इशारा करने से खुद को रोक नहीं पाया। वो पूछ रहा था कि क्या उन्हें आइलैंडर स्विंडलर को पहले ही खत्म कर देना चाहिए। हेला कुछ पलों के लिए खामोश रही और फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। जैसे ही हमें समैरिटन विमेन स्प्रिंग मिल जाएगा, हम निकल जाएंगे। उसने अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस रहने और आगे की मुसीबत ना मोल लेने का इरादा किया।
हाँ, एक बार जब मैं झरने का पानी इकट्ठा कर लूं, तो मैं मैडम हेला के साथ यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। लूमियन मान गया और उसने अपनी मोमबत्तियों को नई मोमबत्तियों से बदल दिया। कुछ समय बाद कंकाल अभी भी बाहर नहीं निकला था। सावधानी से उन्होंने आंशिक रूप से खुले पत्थर के दरवाजे से विशाल कब्र में प्रवेश किया। उसी समय कब्र की गहराइयों से एक फटी हुई बूढ़ी आवाज गूंजी, रुको। पीली मोमबत्ती की रोशनी के दायरे में एक फिगर कांपते हुए सामने आया। चैप्टर 352 स्प्रिंग सोर्स। कब्र की गहराइयों से एक आकृति लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। जैसे ही वो आकृति मोमबत्ती की लौ की रेंज में आई, वो रोशनी से असहज लग रही थी। उसने अपनी दाईं आंख को तेज रोशनी से बचाने के लिए अपना हाथ उठाया। टूम एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरह ही उस आकृति ने नीली शर्ट और पीली पैंट पहनी थी। हालांकि उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और हल्के भूरे रंग के धब्बे थे। उसके सिर पर विरल सूखे सफेद बाल थे और उसकी आंखें असामान्य रूप से एकदम काली थीं, जिनसे एक बर्फीली ठंडक महसूस हो रही थी। किसी अनकहे कारण से लूमियन को उस बूढ़े टूम एडमिनिस्ट्रेटर के नैन नक्श पहचानना चुनौतीपूर्ण लग रहा था। उसका रूप किनारों से धुंधला लग रहा था, जो आसपास के अंधेरे में पूरी तरह घुल मिल रहा था, और सफेद मोमबत्ती की चमक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी सांस इतनी धीमी थी कि वो न के बराबर लग रही थी। एक फटी हुई, भावनाहीन आवाज में, जैसे कोई लाश बोल रही हो, उसने कहा, यहाँ से चले जाओ। चूंकि ये देखने के लिए खुला है, तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं होना चाहिए। लूमियन ने क्वार्टियर डे ला कैथेड्रल कमेमोरेटिव के कॉलेज स्टूडेंट्स के लहजे को दोहराते हुए पलटकर जवाब दिया और उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन बूढ़े टूम एडमिनिस्ट्रेटर ने फिर से वही दोहराया, यहाँ से चले जाओ। लूमियन हेला की ओर मुड़ा, इस उम्मीद में कि वो शायद ग्रेव कीपर को मनाने में सफल हो जाए। अगर वो फेल हो जाता, तो वो सीधे कदम उठाने के लिए तैयार था, या तो दूसरे पक्ष को रोकने के लिए या उसे बेहोश करने के लिए। स्पेल ऑफ हारम्फ ऐसे कामों के लिए बिल्कुल सही थी। हालांकि हेला ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कब्र से बाहर निकलना शुरू कर दिया। डॉट डॉट डॉट। ओपरा हाउस के आर्केड के पास पाताल की गहराइयों में फ्रैंका ने इंट्रस्टी की ओर देखा और पूछा, किस तरह की डील? वॉरलॉक की ड्रेस पहने आदमी ने एक तीखी आवाज में जवाब दिया, मैं रिवॉर्ड बढ़ाकर 50,000 वर्ल्ड डीओर कर दूंगा। डीप वैली क्वारी जाओ और वहां एक बड़ा हंगामा खड़ा करो, जिससे वो सीक्रेट केव सामने आ जाए। अगर तुम तैयार हो, तो तुम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हो। मेरे पास दोनों पक्षों पर कॉन्ट्रैक्ट की बाइंडिंग पावर पक्की करने का एक तरीका है। सीक्रेट केव के एंट्रेंस पर पत्थर की दीवार को उड़ा देने वाले धमाके के लिए 50,000 वर्ल्ड डीओर। इतने सीधे काम के लिए 50,000 वर्ल्ड डीओर का इतना बड़ा मुआवजा क्यों? फ्रांका का शक गहरा गया। एक हल्के मूवमेंट के साथ फ्रांका ने अपनी मुट्ठी के आकार का एक भूरा सफेद कपड़े का बैग निकाला और उसे अपने बगल की परछाइयों में उछाल दिया। उसने दूसरे आदमी के सामने एक गार्ड वाली मुद्रा बना ली, जैसे कि उसके लिए कोई जरूरी चीज ढूंढना असुविधाजनक हो। मेरी मोहर ढूंढने में मेरी मदद करो। मोहर? जन्ना परछाइयों से बाहर आई और उसने सिक्कों वाला छोटा बैग पकड़ लिया, जिसके अंदर से सिक्कों के टकराने की आवाज आ रही थी। वह फ्रैंका की रिक्वेस्ट से चकरा गई। क्या बैग सिक्कों और रिंग ऑफ पनिशमेंट से भरा नहीं होना चाहिए था? फ्रांका उस एंट्रस्टी की ओर देखकर मुस्कुराई। कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक शर्तें क्या हैं? उसने महसूस किया कि दूसरा पक्ष संबंधित डोमेन की बियॉन्ड शक्तियों का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट में हेरफेर कर सकता है। फ्रैंका के पास किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले हमला करने का प्लान था, उसे पकड़ना, शर्तों को साफ करना और फिर सोचना कि साइन करना है या नहीं। डॉट डॉट डॉट। हैरान होकर लूमियन कब्र से बाहर हेला के पीछे गया और पूछा, अब हम क्या करें? मेरा दायां हाथ पकड़ो। हेला की आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी थी, जिसमें कोई गर्माहट नहीं थी। लूमियन ने उसके विचारों को अंदाजन समझ लिया और तुरंत मान गया। अपना हाथ बढ़ाकर उसके दाएं हाथ को कसकर पकड़ लिया। लगभग उसी पल हेला ने अपनी बाईं हथेली से अपनी दाहिनी बीच की उंगली की ब्लैक डायमंड रिंग को घुमाया। लगभग उसी समय लूमियन ने एक बड़ा बदलाव महसूस किया। वो अब उस दुनिया में नहीं था जो कब्र का एंट्रेंस था। अपने आसपास का जायजा लेते हुए उसने देखा कि धुंधली मोमबत्ती की रोशनी समेत सब कुछ धुंधला हो गया था और घने कोहरे में घिरा हुआ था। हेला की गाइडेंस में लूमियन उस घने कोहरे के बीच सावधानी से आगे बढ़ा, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हुए। कब्र की गहराइयों में कोई हलचल नहीं थी और वे दोनों खामोशी से धीरे धीरे आगे बढ़े। जल्द ही 5 मीटर की सीमित विजिबिलिटी के भीतर उसने जमीन पर सीधा खड़ा एक सड़ता हुआ ताबूत देखा। बूढ़ा टूम एडमिनिस्ट्रेटर उस ताबूत में बेजान लेटा था। उसकी आंखें पूरी खुली थीं और उनमें जीवन नहीं था। लूमियन को इस बार उसके सांस लेने का कोई संकेत नहीं मिला। इस धुंधली स्थिति में बूढ़े टूम एडमिनिस्ट्रेटर ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और लूमियन और हेला को कब्र के अंत की ओर जाने दिया।
वहां उन्हें एक अनजान मंजिल की ओर जाने वाली एक हल्की ढलान मिली। हेला ने लुमियन को अपनी पकड़ ढीली करने का इशारा किया और वो रहस्यमयी छुपाव गायब हो गया। ढलान के टॉप पर खड़े होकर लुमियन ने अपने हाथ में मोमबत्ती पकड़ी हुई थी, जो बिखरी हुई टूटी हड्डियों से भरे रास्ते को रोशन कर रही थी। उसके दिल की गहराइयों से एक परेशान करने वाली ठंडक निकली, जिसने उसकी भावनाओं और इच्छाओं को दबा दिया। फिर भी किसी की गर्दन मरोड़ देने की अटूट नफरत और गुस्सा बना रहा, जो और भी मजबूत होता जा रहा था। लुमियन को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही दो रूपों को देख रहा हो, एक समझदार रूप जिसका मुकाबला एक पागल अनजान रूप से हो रहा हो। वो हेला की ओर देखे बिना नहीं रह पाया, जिसने एक बार में शराब की पूरी बोतल गटक ली थी। उसका चेहरा पीला बना रहा और उसकी त्वचा पर बैंगनी लाल धब्बे उभर आए थे, जिससे वो ऐसी लग रही थी जैसे वो कुछ समय से मरी हुई हो। क्या आप ठीक हैं? लूमियन को अपना मुख्य रोल याद आया, जो हेला को लगातार याद दिलाना था, ताकि वो कैटाकॉम्ब से भ्रष्ट न हो जाए और उसमें कोई असामान्यता न आए। हेला ने खाली बोतल को दूर रखा और बेजान आवाज में जवाब दिया, मैं अभी के लिए ठीक हूँ। मैंने इस स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की हैं। जब तक मैं यहाँ बहुत ज्यादा देर नहीं रुकती, मैं ठीक रहूंगी। लूमियन ने जोर देकर पूछा, आप कब तक रुक सकती हैं? लगभग आधा घंटा, हेला ने ढलान से नीचे उतरना शुरू करते हुए जवाब दिया। लूमियन ने हेला का हाथ पकड़ने और स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल का इस्तेमाल करके उसे कुछ मिनट पहले ही यहाँ से जबरदस्ती बाहर निकालने का प्लान बनाया, चाहे उन्हें बाद में कुछ भी मिले। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, ढलान पर और भी हड्डियां मिलने लगीं, जो धीरे धीरे पूरे और असली रूप लेने लगीं। कुछ इंसानों जैसी थीं, जबकि अन्य राक्षसी लग रही थीं। हेला ने जिस कंकाल को पहले जगाया था, वो इस ढलान पर एक घुटने के बल बैठा था, आगे बढ़ने में असमर्थ। जैसे ही वे आगे बढ़े, लूमियन ने सामने एक हल्का भूरा सफेद कोहरा देखा, जो सुकड़ और फैल रहा था, जैसे उसमें अपनी जान हो। हेला ने अपनी गति धीमी कर दी और बहुत सावधानी से उस कोहरे को देखा। क्या कोई समस्या है? लूमियन ने पूछा। उसे वो कोहरा अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। हेला ने सिर हिलाया और कहा, ये बहुत खतरनाक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये काम करेगी या नहीं। जैसे ही लुमियन ने मैडम हेला का जवाब सुना, उसने उस भूरे सफेद कोहरे को देखना जारी रखा। अचानक उसने उसे पहचान लिया। क्या ये वही कोहरा नहीं है जिसने कॉर्डू के खंडहरों को ढक रखा था? वही कोहरा जिसने तब सुरक्षा दी थी जब मैंने वरदान के लिए प्रार्थना की थी। उस पल लूमियन को मदाम जस्टिस के उस जोर के पीछे की असली वजह समझ में आई कि वो मदाम हेला के साथ समारिटन वुमेन स्प्रिंग की तलाश में जाए। उसने सावधानी से अपनी दाईं हथेली को भूरे सफेद कोहरे की ओर बढ़ाया, और जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया, उसने अपनी बाईं छाती में गर्माहट महसूस की। उसे पता था कि मिस्टर फूल की मोहर एक्टिवेट हो गई है। वो आगे बढ़ा, उसकी दाईं हथेली बिना किसी खतरे या असामान्यता का सामना किए उस भूरे सफेद कोहरे के पार निकल गई। नए आत्मविश्वास के साथ वो सोचे बिना नहीं रह सका, प्रेज द फूल। एक छोटी प्रार्थना के बाद लुमियन एक भरोसेमंद मुस्कान के साथ हेला की ओर मुड़ा। मैंने भी जरूरी तैयारियां कर ली हैं और वे असरदार लग रही हैं। मैं आपका हाथ पकड़ूंगा। हेला ने लुमियन की तैयारियों या उसके पास मौजूद जानकारी के बारे में और पूछताछ नहीं की। उसने उसे अपना बायां हाथ पकड़ने दिया और साथ में वे उस भूरे सफेद कोहरे में घुस गए। आसपास का माहौल और भी शांत हो गया और एक असामान्य, लगभग महसूस होने वाली आबा हवा में भर गई। कुछ ही देर में उन्हें पानी छलकने की एक अलौकिक और हल्की आवाज सुनाई दी। पानी की आवाज? लुमियन को उत्साह और राहत महसूस हुई। वे सही जगह पर थे और समैरिटन वुमेन स्प्रिंग शायद पास ही था। वे आगे बढ़ते रहे और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वो भूरा सफेद कोहरा तेजी से छंट गया, जिससे एक तालाब के आकार का झरना दिखाई दिया। झरने के चारों ओर एक अवर्णनीय रंग का काला पदार्थ उसके केंद्र में मौजूद फीके सफेद पानी को घेरे हुए था। पानी में गीले काले समुद्री शैवाल जैसे बाल तैर रहे थे और कुछ धुंधली आकृतियां गहराइयों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थीं। एक महिला झरने के पास खड़ी थी। ये वही सफेद कपड़े वाली आकृति थी जिसे लुमियन ने पहले देखा था, जिसके एक हाई रैंकिंग डीमोनेस होने का शक था। उसका चेहरा फीका सफेद और पारभासी था। उसकी आंखें खाली और ठंडी थीं। उसके चारों ओर सफेद हड्डियां बिखरी हुई थीं। स्प्लैश! अचानक वो फीका सफेद झरने का पानी एक छपाके के साथ पीछे हट गया और पीछे एक पिच ब्लैक छेद छोड़ गया, जो रोशनी की मौजूदगी को चुनौती दे रहा था। एक और छपाके के साथ झरने का पानी उस काले छेद से बाहर निकला और तालाब के आकार के झरने को एक बार फिर भर दिया। इस बार ये कम चमकीला था, कम फीका सफेद था और खाली और गहरा लग रहा था, जिसमें अनगिनत अवर्णनीय रंग थे। एक पल में झरने का पानी आसपास के भूरे सफेद कोहरे के साथ मिल गया और अपना वही पुराना रूप ले लिया, जैसा लुमियन और हेला ने पहली बार देखा था। इस जगह पर उनकी यादें धुंधली होने लगीं, जैसे कि वे धीरे धीरे गायब हो रही हों।
जल्दबाजी में लूमियन ने अपनी जेब में हाथ डाला, उस मेटल कंटेनर को निकालने के लिए जो उसने उस फीके सफेद झरने के पानी को इकट्ठा करने के लिए तैयार किया था। लेकिन उसने पत्थर जैसी किसी चीज को छुआ। उसने अपनी जेब में कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं रखी थी। लूमियन ने हैरानी में अपना दायां हाथ पीछे खींचा और अपनी हथेली में एक भूरा पत्थर देखा। वो पत्थर गड्ढों से भरा था, जिनमें से हर एक गहरे लाल धब्बों से भरा था। अर्थ ब्लड ओर। ये वही अर्थ ब्लड ओर था जो उसने पहले खो दिया था। ये वापस कब आया? ये अचानक मेरे पास कैसे आ गया? यह अंडरग्राउंड ट्रायर का एक हिस्सा है। लूमियन की पुतलियां डर के मारे फैल गईं। उस काले छेद से खून और जंग से भरी एक पागल, भयानक आभा निकली, जिसने उस फीके सफेद झरने के पानी को एक बार फिर निगल लिया था। इस आभा की मात्र मौजूदगी ने लूमियन और हेला को एक साथ सुन्न कर दिया, जिससे वे हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। उस संदिग्ध हाई रैंकिंग डीमोनेस के बगल में एक कंकाल ने अपनी हथेली उठाई और अपनी दाईं आंख को छुआ। उसी समय उसने अपने सफेद दांत दिखाए और एक ठंडी, खुशी भरी हंसी निकाली। तुमने इसे पहले ही हासिल कर लिया है। तुम इसे एक बार ट्राई क्यों नहीं करते? झरने के चारों ओर अन्य सफेद कंकाल भी शामिल हो गए और उनके मुंह से भी वही आवाज निकली, तुमने इसे पहले ही हासिल कर लिया है। तुम इसे एक बार ट्राई क्यों नहीं करते? चैप्टर 353 क्रेजी फिगर। तुमने इसे पहले ही हासिल कर लिया है। तुम इसे एक बार ट्राई क्यों नहीं करते? उन भयानक सफेद कंकालों ने लूमियन को घूरा। उनकी डरावनी आभा उसे डरा रही थी। वे मजाक उड़ाते हुए हंसे। उनकी हंसी बहुत ज्यादा और पागलपन भरी थी। स्प्लैश! गहरा झरने का पानी, जो काफी सफेद नहीं था, उस काले छेद से बाहर निकला और छोटे तालाब को भर दिया। पहले की तुलना में पानी में एक एक्स्ट्रा आकृति थी। वो आकृति एक तेज आग की लपटों में घिरी हुई लग रही थी। लगभग रंगहीन आग ने उसके पूरे शरीर को ढक रखा था। झरने के सिर्फ एक कोने में होने के बावजूद डर से जमे हुए लूमियन को वो किसी पहाड़ की चोटी की तरह असामान्य रूप से विशाल महसूस हुई। उन लगभग अदृश्य लपटों के भीतर उस आकृति के लंबे, खून के रंग के बाल दिखाई दिए। उसका तराशा हुआ चेहरा सड़न और मवाद से बिगड़ा हुआ था और उसकी हड्डियां धात्विक चमक के साथ चमक रही थीं। उसकी लोहे जैसी काली आंखें जंग लगी हुई लग रही थीं, जिनसे एक अशुभ खून जैसी लाल चमक निकल रही थी। उस आकृति के शरीर से पीला मैग्मा टपक रहा था, जो सफेद झरने के पानी से जल्दी ही बुझ गया। जैसे ही समारिटन विमेन स्प्रिंग फिर से उमड़ा, वे घनी सफेद हड्डियां जिन्होंने आवाज की थीं, खामोश हो गईं, जैसे कि वे कीचड़ में सड़ने वाली हों। उस सड़ती हुई पहाड़ जैसी आकृति को देखकर लूमियन के नथुनों में खून और जंग की बदबू तेज हो गई। उसके सुन्न दिमाग में पागलपन का एक रंग घुल गया, जो सब कुछ तबाह कर देना चाहता था, जिससे उसकी पहले से ही हिंसक और क्रूर आभा भड़क उठी। अगर वो मौत की कगार पर न होता और उसके विचार पूरी तरह से रुक न गए होते, तो शायद वो अपना आपा खो देता और पागल हो जाता। वो किसी भी पल कंट्रोल खो सकता था अगर ऐसा होता। किसी भी हाल में वो अपनी जगह पर जमा खड़ा रहा, जैसे कि अपने सबसे डरावने दुश्मन का सामना कर रहा हो। वो बस इतना जानता था कि उसे कांपना है, विरोध करना भूलना है और भागना भूलना है। स्प्लैश! वह बुरी तरह सड़ चुकी आकृति जो अदृश्य लपटों में लिपटी हुई थी, उस पिच ब्लैक गुफा में दाखिल हुई, जो समारिटन विमेन स्प्रिंग के किनारे तक पहुंचने के लिए बेताब थी। उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया, जिससे हल्का पीला लाल लिक्विड टपक रहा था, और वहां खड़े लूमियन को पकड़ने की कोशिश की। झरने का पानी उमड़ा और एक हल्का कोहरा इकट्ठा हो गया, जिसने पहाड़ जैसी विशाल दिखने वाली उस आकृति को झरने से बाहर निकलने से रोक दिया। उस आकृति के गले से एक धीमी गराहट निकली और उसकी लोहे जैसी काली आंखों से एक भ्रष्ट करने वाली लाली निकली, जो उस पर नजर डालने वाले किसी भी व्यक्ति को विचलित करने में सक्षम थी। इस प्रभाव के तहत लूमियन का दिमाग भन्ना गया और वो सुन्न हो गया। समारिटन विमेन स्प्रिंग हिंसक रूप से कांपने लगा। हालांकि वो डरावनी आकृति झरने की पाबंदियों से आजाद नहीं हो सकी, लेकिन उसने झरने के पानी को वापस काले छेद में जाने से सफलतापूर्वक रोक दिया। उसी समय झरने के भीतर मौजूद सड़ चुकी और धुंधली आकृतियां उस धीमी गराहट से प्रेरित होकर किनारे की ओर उमड़ पड़ीं। उनमें एक मवाद से भरी महिला थी, जिससे एक शांत रात जैसा मिजाज झलक रहा था। एक सड़ती हुई लाश जो सोने के मुकुट से सजी थी, पीले पंखों वाला एक लोहे के रंग कंकाल, अनगिनत फटे हुए कीड़ों से लिपटी एक आकृति और एक अजीब काली चीज। ये आकृतियां भी समारिटन विमेन स्प्रिंग को नहीं छोड़ सकती थीं, लेकिन किनारे के करीब आईं और लूमियन के पैरों की ओर मवाद से ढकी हुई या बुरी तरह सड़ चुकी हथेलियां बढ़ाईं। पानी की सतह पर तैरते लंबे काले बाल, जो खरपतवार के गुच्छे जैसे लग रहे थे, अचानक जिंदा हो गए और तेजी से झरने के बाहर फैल गए। सफेद कपड़ों वाली महिला जो समारिटन विमेन स्प्रिंग के पास रुकी हुई थी, तुरंत उन लंबे काले बालों में फंस गई। लूमियन की आकृति उसकी अकड़ी हुई, ठंडी नीली आंखों में झलक रही थी।
विचित्र और डरावनी हथेलियों ने लूमियन को जकड़ लिया और लंबे काले बालों ने उसके शरीर को खींचा। धीरे धीरे और बेकाबू होकर वो समारिटन वुमेन स्प्रिंग की ओर खिसकने लगा और पागलपन और लपटों से बनी उस विशाल आकृति के करीब खिंचता चला गया। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और उसके विचार खाली हो गए। उसी पल सारी रोशनी अचानक गायब हो गई और वो एक बहुत गहरे अंधेरे में समा गया। दूर से मधुर गायन और मंत्रोच्चारण की आवाजें गूंजी, जिससे वो इलाका शांत हो गया। धुंधली और साए जैसी आकृतियों ने अब पहले जैसा पागलपन नहीं दिखाया, जैसे कि उन्हें शांत कर दिया गया हो। वे डरावनी हथेलियां जिन्होंने लूमियन के पैरों को जकड़ रखा था और उसकी रूह और शरीर को लगभग जमा दिया था, पीछे हट गईं। उसके शरीर को खींचने वाले लंबे काले बालों ने अपनी शक्ति खो दी और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। वो आकृति जिसके समारिटन वुमेन स्प्रिंग के पास रुकी हुई एक हाई रैंकिंग डीमोनेस होने का शक था, वो भी रुक गई, जैसे कि किसी रात के संगीत को सुन रही हो। यहाँ तक कि सबसे डरावनी और पागल आकृति भी धीमी पड़ गई। उसकी डरावनी आभा काफी कमजोर हो गई। लूमियन अपनी सुस्ती से बाहर निकला और तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। अर्थ ब्लड और चुराने वाला चोर साल्डेबाल यूनिक का मोनेट ही था। मोनेट ने जानबूझकर कैटाकॉम्स के चौथे लेवल पर उसके साथ एक इत्तेफाक वाली मुलाकात की योजना बनाई थी। अपने चोरी के हुनर का इस्तेमाल करते हुए उसने चुपके से अर्थ ब्लड और वापस कर दिया था, जिससे लूमियन बिना पता चले उस ओर के स्पेसिमेन को समारिटन वुमेन स्प्रिंग तक ले आया, जिससे घटनाओं का ये विचित्र मोड़ शुरू हो गया। लूमियन का इरादा कभी भी अर्थ ब्लड ओर को अंडरग्राउंड ले जाने का नहीं था, क्योंकि उसे अपनी वर्तमान क्षमताओं के हिसाब से ये बहुत खतरनाक लगता था। मोनेट की चोरी और ओर की वापसी एक एनकाउंटर को उकसाने का एक पैसिव तरीका बन गया था, जिसकी प्रकृति अनिश्चित बनी रही। जहां तक मोनेट के इरादों की बात है, लूमियन जानता था कि वो इस मुसीबत के खत्म होने के बाद ही उनका पता लगा पाएगा। तेज दौड़ते विचारों के साथ लूमियन ने सहज रूप से हेला का हाथ पकड़ा, अपने कॉन्ट्रैक्ट मार्क को एक्टिवेट करने और स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल का इस्तेमाल करके भागने का इरादा किया। इस प्रक्रिया में उसने खुद को अर्थ ब्लड ओर से मुक्त करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वो लंबे खून के रंग के बालों वाली उस पागल आकृति का ध्यान भटका सकेगा। हालांकि अर्थ ब्लड ओर उस असामान्य वातावरण से प्रभावित लग रहा था, जिसमें सड़न के साफ संकेत दिख रहे थे। खामोशी से वो चूर चूर हो गया और हवा में घुल गया। छिपे हुए खून के धब्बों ने लूमियन की हथेली को दाग दिया, जिससे उसकी त्वचा गलने लगी। इस बीच हेला ने जो सफेद मोमबत्ती पकड़ी थी, उसकी लौ खतरनाक रूप से फड़फड़ाई, जो बुझने की कगार पर थी। उसके दाएं हाथ की ब्लैक डायमंड रिंग से गहरा अंधेरा निकला। उसका हाथ पकड़ने के बाद लूमियन को एहसास हुआ कि वे दोनों अपनी जगह पर जमे हुए थे। यह इलाका स्पिरिट वर्ल्ड से कटा हुआ लग रहा था, जिससे भागना असंभव हो गया था। स्प्लैश! अपनी प्रार्थना के बीच में और कुछ दूरी तय करते हुए लूमियन ने झरने के पानी के उमड़ने की आवाज सुनी। ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज था। खून और जंग की गंध से भरी वो गराहट चारों ओर गूंज उठी। लूमियन के विचारों से बेखबर हेला का शरीर एक बार फिर कांप उठा, जैसे कि वो एक भावनाहीन लाश से एक डरी हुई जीवित हस्ती में बदल गई हो। अपनी आंख के कोने से उसने उस विशाल अदृश्य लपटों से ढकी हुई आकृति को देखा, जिसके बाल खून के रंग के थे और जिसका कवच फटा हुआ और खून से सना हुआ था। लूमियन भी चकित रह गया। उसने आत्मसमर्पण करने और अपना विरोध छोड़ने का मंतक बना लिया। उसने सहने की कोशिश की, वो सम्मानजनक नाम, हॉनोरिफिक नेम पुकारना जारी रखने में असमर्थ था। उसका एकमात्र सहारा फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स में अपना विश्वास रखना था। अगर वो थोड़ी देर और टिक सका, तो छिपे हुए दुष्ट देवता इन बॉक्सिंग ग्लव्स के मटेरियल की वजह से अपनी नजर उसकी ओर कर सकते हैं और उसे प्रभावित करने या हमला करने के लिए खतरनाक जीव भेज सकते हैं। अतीत में लूमियन आने वाली असामान्यता के काबू में रहने की प्रार्थना करता था, लेकिन अब उसे उम्मीद थी कि ये जितना खतरनाक होगा उतना ही बेहतर होगा। पानी को गंदा करने पर ही किसी मछली के पास बचने का मौका होता है। उस पल समारिटन वुमेन स्प्रिंग, जिसे उस विशाल आकृति ने लंबे समय तक रोक रखा था, आखिरकार आगे बढ़ा और बाधा को तोड़ दिया। इसने उस विशाल आकृति समेत सभी आकृतियों को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें उस अंधेरी गुफा की बिना रोशनी वाली गहराई में वापस खींच लिया। उस विशाल आकृति ने एक भयानक गराहट निकाली, लेकिन वो सफेद झरने के पानी के बेतहाशा बहाव के सामने बेबस थी और गहराइयों में ओझल हो गई। लूमियन जाग गया और उसने सफेद कपड़ों वाली महिला को पास में ही रुका हुआ पाया। वो तेजी से मुड़ा और ढलान की चोटी की ओर दौड़ा। उसका प्लान सीधा था। चूंकि असामान्यता अर्थ ब्लड ओर से पैदा हुई थी, जो आंशिक रूप से उसकी हथेली में समा गया था, उसे बचने के इस मौके को पकड़ना था। ये बाकी बचे झरने के पानी को इकट्ठा करने का समय नहीं था। जब तक वो सफेद झरने के फिर से उमड़ने और उन खतरनाक आकृतियों के दोबारा सामने आने से पहले भाग सकता था, तब तक हेला पीछे सुरक्षित रहती। वो शांति से पानी इकट्ठा कर सकती थी और बाद में उसके साथ शेयर कर सकती थी। बचने के लिए
चूंकि टेलीपोर्टेशन फेल हो गया था, अब केवल उसके पैर ही उसका एकमात्र सहारा थे। जैसे ही लूमियन दौड़ा, उसने खुद को किसी भी संभावित रुकावट के लिए तैयार कर लिया। अपनी पायरोमैनियक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए उसने सफेद मोमबत्ती की लौ को स्थिर किया और अपने बैग से फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स निकाले, उन्हें अपने हाथों में पहन लिया। साथ ही उसने हर्मीज में द फूल का सम्मानजनक नाम पुकारने की कोशिश की, द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा। ये प्रेरणा उस भूरे सफेद कोहरे से मिली थी जिसने समैरिटन वुमेन स्प्रिंग को ढक रखा था। मैं बच नहीं सकता। लुमियन ने अपना हाथ निर्णायक रूप से पीछे खींच लिया और उस आग जैसी आकृति को संबोधित किया जिसने उसे पागलपन से घूरा। हाँ, उसके मुंह से एक हल्की पीली किरण निकली जो उस अंधेरी पहाड़ जैसी आकृति से टकराई। वो आकृति डगमगाई, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने एक बार फिर एक अदृश्य दहाड़ मारी। इस नए कमांड को प्राप्त करते हुए वे अजीब आकृतियां, जो शांत रात की वजह से पहले शांत हो गई थीं, कांप उठीं। उन्होंने एक बार फिर अपने सड़ते हुए या घिनौने हाथ बढ़ाए और लूमियन के पैरों को पकड़ लिया। वे काले बाल, जो पहले बेजान पड़े थे, फिर से खड़े हो गए। ये महसूस करते हुए कि बचना बेकार है, लूमियन का शरीर तेज आग की लपटों में जल उठा। विनाश के वे गहरे लाल फूल तुरंत धुंधले पड़ गए और फीके हो गए, जैसे कि उनकी जीवन शक्ति पल भर में बुझ गई हो। मवाद से भरे उस सफेद हाथ ने सबसे पहले लूमियन के दाएं पैर को पकड़ा, जिससे उसके विचार तेजी से कम होने लगे और वो खामोश हो गया। वो बुरी तरह सड़ चुका हाथ, पीले पंखों वाला वो लोहे के रंग का कंकाल और फटे हुए कीड़ों से लिपटी वो आकृति एक के बाद एक अपने काम में जुट गए। उन्होंने लूमियन को, जो खुली आंखों के साथ सुनसा लग रहा था, समैरिटन वुमेन स्प्रिंग की ओर खींचा। हेला ने खुद को लंबे काले बालों की परतों से घिरा हुआ पाया। वे रात की शांति को चीरते हुए उस महिला की ओर बढ़े जिसमें सड़न के संकेत दिख रहे थे। लूमियन उस अकड़े हुए, सड़ते हुए चेहरे को और उन खून से सनी लोहे जैसी काली आंखों को खाली नजरों से देखता रहा। उसे एक जबरदस्त शुद्ध पागलपन महसूस हुआ, लेकिन वह कोई सुसंगत विचार नहीं जुटा सका। उसका शरीर और भी अकड़ गया और उसके मांस पर बैंगनी लाल धब्बे, लिवर मोटिस उभर आए। अब वो उस सफेद झरने से बस एक कदम दूर था। चैप्टर 354, पाम। ओपेरा हाउस के आर्केड के पास अंडरग्राउंड। वॉरलॉक की ड्रेस पहने आदमी ने फ्रैंका से तीखी आवाज में कहा, यह सिंपल है। इसमें सिर्फ 3 स्पेसिफिक टर्म्स हैं। पहला, तुम दोनों को डीप वैली क्वारी में मौजूद सीक्रेट केव के छिपे हुए दरवाजे को उड़ाने का वादा करना होगा, जिससे इतना शोर मचे कि आसपास के सभी लोग वहां खींच आएं। दूसरा, मैं तुम दोनों को 50,000 वर्ल्ड डीडॉर दूंगा, जिसमें 20,000 एडवांस होगा। तीसरा, अगर तुम अपनी तरफ की बात पूरी नहीं करती हो तो तुम्हें अंजाम भुगतना होगा। यह पाबंदी दोनों पक्षों पर लागू होती है। हम डिटेल्स बाद में डिस्कस कर सकते हैं। उस आदमी का इरादा कॉन्ट्रैक्ट में उन दोनों बियॉन्डर्स को धोखा देने का नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके मिशन के कंटेंट को उस पल बदलने का प्लान बनाया था जब कॉन्ट्रैक्ट स्थापित हो जाए, जिससे वे डीप वैली क्वारी की सीक्रेट केव में घुसने और जो वो चाहता था उसे पर्याप्त सबूतों के साथ लाने के लिए मजबूर हो जाएं। इस इंट्रस्टी ने एक बार ट्रांजैक्शन की शर्तों से छेड़छाड़ करने की अपनी इस अनोखी एबिलिटी का इस्तेमाल करके 1000 वर्ल्ड डीडॉशॉर में एक इंसानी आत्मा खरीदी थी। उसे यकीन था कि इस बार भी वो निराश नहीं होगा। जब फ्रैंका उस वॉरलॉक की ड्रेस पहने आदमी से बात कर रही थी, तब परछाइयों में छिपी जेना ने सिक्कों के उस छोटे बैग में हाथ डाला और अंदर मौजूद सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों को टटोला। उसे यकीन था कि उस बैग के अंदर कोई सील नहीं थी, या यूं कहें कि फ्रैंका के पास कोई सील थी ही नहीं। उसके कहने का क्या मतलब है? जेना की नजर उस एंट्रस्टी की ओर मुड़ी जिसने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें बताई थीं। उसे ये काफी अजीब लगा। अगर वो डील करना चाहता था तो उसने अभी अभी हुई मिस्टिसिज्म गैदरिंग में नोटराइजेशन के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? अगर वो डर रहा था कि कमीशन की बातें उजागर हो जाएंगी तो वो कॉन्वर्सेशन रूम में जाकर होस्ट का मिस्टिकल आइटम उधार ले सकता था। उसे इस कमीशन के लिए हमारा चुपके से पीछा करने की जरूरत नहीं थी। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। जेना समझ गई कि फ्रैंका ने सिक्कों का बैग उसकी ओर क्यों उछाला था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है, उसे तुरंत रिंग ऑफ पनिशमेंट का इस्तेमाल करके दूसरे पक्ष पर हमला करना था और सिचुएशन को कंट्रोल में लेना था। फ्यू। जेना ने धीरे से सांस छोड़ी और रिंग ऑफ पनिशमेंट पहन ली। परछाइयों का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने और उस एंट्रस्टी के बीच की दूरी कम कर ली। फ्रैंका ने कार्बाइड लैंप से रोशन न होने वाली परछाइयों की ओर एक नजर डाली और वॉरलॉक की ड्रेस पहने उस एंट्रस्टी की ओर देखकर मुस्कुराई। ये सुनने में वाजिब लगता है, लेकिन मुझे कंफर्म करना होगा कि क्या तुम झूठ बोल रहे हो और क्या इस मामले में कोई समस्या है। बोलते हुए उसने अपने सामने कार्बाइड लैंप को धीरे से उछाला और असैसिन सूट की छिपी हुई जेब से एक मिरर निकाला। वो मुस्कुराई और बोली, इत्तेफाक से मैं डिविनेशन में माहिर हूं।
ये सुनकर वॉरलॉक की ड्रेस पहने उस एंट्रस्टी की पुतलियां फैल गईं और उसका पूरा शरीर तन गया। उसे यकीन नहीं था कि मैजिक मिरर डिविनेशन उसकी योजना का खुलासा कर सकती है या नहीं। परछाइयों में छिपी जेना ने उसकी असामान्यता को भांप लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना दायां हाथ थोड़ा उठाया, जिससे छोटी कीलों से ढकी लोहे के रंग की वो अंगूठी चमकने लगी। साथ ही उसकी आंखों से बिजली के दो अंधे कर देने वाले झटके निकले। साइकिक पियर्सिंग डॉट 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 समैरिटन वुमेन्स स्प्रिंग के पास लूमियन और हेला एक बार फिर भयानक आतंक की चपेट में थे और शुद्ध पागलपन उन्हें निगल रहा था। वे अपनी जगह पर जमे रहे, उनका शरीर थोड़ा कांप रहा था। हालांकि इस पागलपन ने उन्हें बेबस कर दिया था, लेकिन विरोधाभासी रूप से इसने उन्हें तुरंत होने वाली मौत से बचा लिया। उनके जमे हुए शरीर तेज गर्मी से जल रहे थे और उनके सुप्त विचार गुस्से और क्रूरता से भड़क उठे थे। फिर भी उनके शरीर पर बैंगनी लाल लिवर मोटिस और सड़ती हुई त्वचा और खराब होती गई, जिसमें सुधार के कोई संकेत नहीं थे। एक बार फिर अंधेरा छा गया और हेला ने समैरिटन विमेन स्प्रिंग में मंडराने वाली स्पेक्ट्रल आकृतियों को शांत करने और काबू में करने के लिए अपने दाएं हाथ की ब्लैक डायमंड रिंग का इस्तेमाल किया, जिसमें सड़ते हुए कवच वाला वो जलता हुआ दानव भी शामिल था। लुमियन ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और महसूस किया कि हेला के साथ उसका भागना बेकार नहीं गया था। वे झरने से 10 मीटर से ज्यादा दूर हो गए थे और वे सड़ती हुई साए जैसी आकृतियां समैरिटन विमेन स्प्रिंग को नहीं छोड़ सकती थीं या उनके पैर पकड़कर उन्हें पानी के नीचे खींचने के लिए किनारे तक नहीं पहुंच सकती थीं। वे आकृतियां झरने के किनारे पर इकट्ठा हो गईं, उनकी खाली आंखें शून्य में ताक रही थीं। उनके बुरी तरह सड़े हुए या विकृत हाथ कभी कभी पानी से बाहर निकलते, लेकिन किसी रहस्यमयी ताकत द्वारा जबरदस्ती पीछे खींच लिए जाते। खामोशी से उन्होंने ऐसी दहाड़े मारी जिससे पूरी ढलान कांप उठी, जिससे लूमियन और हेला में उनींदापन और समर्पण की भावना पैदा होने लगी, जिससे कई तरह के एडवर्स रिएक्शंस हुए। हालांकि वो पागलपन जिसने उनके विचारों को भड़काया था और वे अजीब प्रभाव जिनके कारण डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के संकेत मिले थे, वे टिक नहीं पाए। समैरिटन वुमेन स्प्रिंग के चारों ओर केवल वही टिकी हुई महिला आकृति और लंबे काले बाल, जो समुद्री शैवाल जैसे लग रहे थे, लूमियन के करीब पहुंच सकते थे। एक ने डरावनी आंखों से उसे घूरा, जबकि दूसरे ने खुद को फैलाकर उसे फंसाने की कोशिश की। लूमियन को राहत मिली। अगर उसकी रेजिस्टेंस फेल भी हो जाती, तो भी उसे लंबे काले बालों और हाई रैंकिंग डीमोनेस समझी जाने वाली उस धुंधली आकृति द्वारा समैरिटन वुमेन स्प्रिंग की ओर खींचा जाता। 10 मीटर से ज्यादा की दूरी तय करने के साथ उसके पास तब तक टिके रहने का मौका था, जब तक कि फीके सफेद झरने का पानी अपनी लाल आंखों वाले उस डरावने लोहे जैसे काले दानव पर हावी होकर उसे वापस पिच ब्लैक खाई में न ले जाए। जब वो पल आता, लूमियन तेजी से भाग सकता था। 2 या 3 कोशिशों में वो उस भूरे सफेद कोहरे से ढके इलाके से बाहर निकलकर ऊपर के चैम्बर में लौट सकता था। बाद में वो हेला को समैरिटन विमेन स्प्रिंग का पानी लेने के लिए अंदर भेजता, जिससे अर्थ ब्लड ओर और उस विशाल आकृति की वजह से होने वाले एडवर्स रिएक्शन से बचा जा सकता था, जो बाकी वाटर गोस्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन अगले ही पल लूमियन का शरीर अप्राकृतिक रूप से जम गया। उसके शरीर पर सफेद पाला बार बार दिखाई दिया और गायब हो गया। उस महिला की नीली आंखों में लूमियन अब बर्फ में कैद था। लंबे काले बाल उसके चारों ओर और कसकर लिपट गए, उसे समैरिटन विमेन स्प्रिंग की ओर खींचने लगे। लूमियन को खतरे में देखकर हेला, जो तुलनात्मक रूप से अप्रभावित रही थी, उसने ब्लैक डायमंड रिंग का इस्तेमाल करते हुए उस अनजान हस्ती पर अपना दायां हाथ साधा, जिसके हाई रैंकिंग डीमोनेस की भटकती आत्मा होने का शक था, जो लगातार अंधेरा उगल रही थी। रात एक कफन में बदल गई, जिसने उस दूसरी हस्ती को घेर लिया और उसे गहरी नींद में सुला दिया। लूमियन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक हैरम्फ निकाला। अपनी नाक के जरिए रोशनी की एक सफेद धारा उस क्रिस्टलीन आइस की ओर भेजी, जिसने उसे जकड़ रखा था, और उन समुद्री शैवाल जैसे काले बालों को टारगेट किया। उसे जकड़ने वाले काले बालों की ताकत अचानक खत्म हो गई। साथ ही उस हस्ती को घेरने वाला रात का पर्दा अचानक सिकुड़ गया, जिससे वो जगह खाली रह गई। पास ही सफेद कपड़ों वाली वो महिला आकृति फिर से प्रकट हुई। उसकी नजर लूमियन पर टिकी थी। हालांकि खतरा अभी भी मंडरा रहा था, लूमियन को राहत महसूस हुई। उसका मानना था कि अगर वो अब विरोध करना बंद भी कर दे, तो भी वो तब तक टिका रह सकता है जब तक कि फीका सफेद झरना अपनी गहराइयों में वापस न चला जाए। उसी पल झरने में तैरती उस विशाल आकृति की लोहे के रंग की आंखें और भी हिंसक हो गईं और जंग जैसी लाली खून की तरह गहरी हो गई। उसने झरने के पानी को जोर से झटका दिया, जैसे कि अदृश्य जंजीरों से आजाद होने की कोशिश कर रहा हो। अंत में एक जबरदस्त भूकंप जैसे उथल पुथल के बीच फटे हुए, खून से सने कवच में लिपटी और अदृश्य लपटों से घिरी वो आकृति समैरिटन विमेन स्प्रिंग के किनारे तक पहुंच गई। रंबल, जमीन हिल गई, जिससे भूरे सफेद धूल की बारिश होने लगी। लूमियन का दिमाग भन्ना गया और वो तुरंत बेहोश हो गया।
जब उसे होश आया तो उसने खुद को समैरिटन विमेन स्प्रिंग के किनारे पर पाया, जिसने एक पल में 10 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर ली थी। अपनी आंख के कोने से उसने हेला को अपनी ओर तेजी से वापस आते देखा। उसकी आंखें खाली और खून जैसी लाल थीं, जो किसी कठपुतली या आदेश मानने वाले बिना दिमाग के सिपाही जैसी लग रही थी। लूमियन पहले ही अंदाजा लगा सकता था कि जब उसने अपनी आंखें बंद की थीं, तो वो इसी तरह की खाली और आज्ञाकारी स्थिति में झरने के किनारे लौट आया था। इस पल होश में आने पर वो भाग नहीं सका। उसके पीछे लिपटे हुए काले बाल और हाई रैंकिंग डीमोनेस समझी जाने वाली वो आकृति थी। उसके सामने वे विचित्र, सड़ती हुई और घिनौनी हथेलियां थीं। एक साथ उन्होंने लूमियन को झरने में खींचने के इरादे से उसे जकड़ लिया। लंबे खून जैसे लाल बालों वाली वो विशाल आकृति बस एक कदम दूर थी। दांत पीसते हुए लूमियन ने सफेद मोमबत्ती के निचले हिस्से को काटने का मौका लपका और अपने दस्ताने वाले बाएं हाथ से अपनी जेब में हाथ डाला। ऐसा करते हुए उसने मन ही मन गाली दी, तुम कुत्ते जैसे दुष्ट देवता, इतनी देर से मुझे देख रहे हो। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भेजा क्यों नहीं? कहाँ हैं वे वादा किए हुए खतरनाक जीव? क्या तुम यहाँ इस पागल आकृति का सामना करने से डर रहे हो? अपनी गालियों के बावजूद लूमियन ने हार नहीं मानी। उसने एक खंजर निकाला और अपनी दाईं हथेली को काटने ही वाला था, जिसे अर्थ ब्लड ओर ने गला दिया था। अगर तुम्हें ये चाहिए तो ले लो। रही बात इसकी कि क्या हर सुबह 6 बजे का रिबूट उसके कटे हुए दाएं हाथ को वापस ले आएगा, उसे इस वक्त उसकी परवाह नहीं थी। उसी पल झरने की गहराइयों में मौजूद उस पिच ब्लैक छेद से एक फीकी सफेद हथेली बाहर निकली, जहां जमीन कांप रही थी और हिल रही थी। उस हाथ की उंगलियां पतली थीं और उसके पिछले हिस्से पर दरारें थीं। उन दरारों से हल्के पीले पंख और सड़ता हुआ पीला मवाद निकल रहा था। दरारों के दोनों तरफ की त्वचा जेड की तरह क्रिस्टलीन थी, लेकिन फीकी और गहरी थी। जैसे ही वो हथेली बाहर निकली, उसने झरने के पानी की बाधा को पार किया और उस विशाल आकृति के दाएं पैर को पकड़ लिया। फटे हुए, खून से सने कवच में लिपटी और अदृश्य लपटों से घिरी वो आकृति बेतहाशा डगमगाने लगी, क्योंकि उसे फीके सफेद झरने के पानी की गहराई में मौजूद उस पिच ब्लैक खाई की ओर खींचा जा रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया और विरोध किया, लेकिन उस विचित्र हथेली का पीछे हटना जारी रहा। जवाब में केवल हल्के पीले पंख, खून से सना मवाद गिरा और वो त्वचा जो अब क्रिस्टलीन नहीं थी, बल्कि काली जीवित रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल से उभरी हुई थी। अनगिनत जटिल सिंबल्स फीके सफेद, पिच ब्लैक या धुंधले प्रकट हुए, जो उस पागल और डरावनी आकृति को ले जा रहे थे, क्योंकि वो पिच ब्लैक झरने की ओर तेजी से सिकुड़ रही थी। लूमियन उस मंजर को नहीं देख सका और न ही वो देख सका कि क्या हो रहा था। उसे बस इतना पता था कि सड़ते हुए चेहरे, खून जैसे लाल बालों और लोहे जैसी काली आंखों वाली वो विशाल आकृति उससे दूर जा रही थी। वे डरावने हाथ जिन्होंने उसे जकड़ रखा था, हिलना बंद हो गए और अपनी जगह पर जम गए। वह पागल आकृति बार बार गरजी, लेकिन आजाद नहीं हो सकी। पलक झपकते ही उसका ज्यादातर शरीर वापस झरने की गहराइयों में खींच लिया गया। ठीक उस वक्त जब वो पूरी तरह गायब होने वाली थी, उसका पागलपन साकार हो गया। उसकी लोहे जैसी काली आंखों से 2 गहरे लाल रस्ट स्पॉट्स निकले और सीधे लूमियन की ओर झपटे। स्वाभाविक रूप से लूमियन ने रोकने के लिए अपना दायां हाथ उठाया। वे 2 जंग के निशान फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव को चीरते हुए उसकी त्वचा में घुस गए, जिसे अर्थ ब्लड ओर ने गला दिया था। स्प्लैश! फीका सफेद झरने का पानी पूरी तरह पीछे हट गया और सभी तैरती हुई आकृतियों को उस पिच ब्लैक खाई में खींच ले गया। चैप्टर 355 द रियल स्प्रिंग वाटर। ईरी सन्नाटे के बीच लूमियन को अपनी राइट हथेली में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे कि वो जल रही हो। जल्दी से उसने अपने बॉक्सिंग ग्लव्स उतारे और अपनी हथेली को इंस्पेक्ट किया। अर्थ ब्लड ओर के कोरोसिव टच ने इसे एकदम ब्राइट रेड कर दिया था, जिससे दर्द की लहरें निकल रही थीं और उसे फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आ रहा था। इसके अलावा फिलहाल कुछ भी आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं लग रहा था। हालात को देखते हुए लूमियन एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन अफोर्ड नहीं कर सकता था। अपने शरीर में रेंगती ठंड और अपने काम्ड विचारों को इग्नोर करते हुए वो समैरिटन विमेन स्प्रिंग की सिचुएशन को एसेस करने के लिए पीछे हटा। अस्पष्ट आकृतियां और पानी में डूबे लंबे घास जैसे काले बाल एक लाइटलेस रसातल में खिंचे जा रहे थे, बिना रुके झूल रहे थे, जैसे कि अंदर कोई भयंकर बैटल चल रही हो। सफेद कपड़ों वाला लाश जैसा फिगर जो पास में ही रुका हुआ था, अब गायब हो चुका था, जिससे लूमियन को शक हुआ कि 4th फ्लोर पर सस्पेक्टेड हाई लेवल डिमोनेस के साथ उसकी एनकाउंटर समैरिटन विमेन स्प्रिंग में इसी तरह के बदलाव से जुड़ी थी। इस नज़ारे ने लूमियन के दिमाग में एक साहसी आइडिया जगाया। उस डरावनी आकृति को एक अजीब शक्ति द्वारा वापस फाउंटेन की ओर खींचते हुए देखकर एक भयंकर रेजिस्टेंस में और दूसरा उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लगा कि कोई विजेता जल्दी नहीं निकलेगा। लूमियन ने सतर्क रहने का फैसला किया, अपना एस्केप पॉज किया और जैसे ही वो फिर से ऊपर आया, कुछ पेल वाइट स्प्रिंग वाटर कलेक्ट करते समय एक ट्रैप सेट करने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया।
वाटर गोस्ट्स स्प्रिंग के बॉटम में कहीं नहीं दिख रहे थे और न ही कोई धुंधली आकृतियां पास में मंडरा रही थीं। ये एक सेफ मोमेंट लग रहा था। अगले ही पल लूमियन ने नोटिस किया कि हेला एक गोल्डन बॉटल निकाल रही है जो इंट्रिकेट मिस्टिकल सिंबल्स से सजी हुई थी, जो उन सिंबल्स की याद दिलाते थे जो उसने हाईलैंड मिस्टिक पोशन शॉप के बेसमेंट डोर पर देखे थे। हेला ने पेल वाइट स्प्रिंग वाटर के दोबारा ऊपर आने का इंतजार नहीं किया। वो नीचे झुकी और बॉटल के ओपनिंग को स्प्रिंग के किनारे की नम मिट्टी पर दबा दिया। मिट्टी डार्क कलर की थी और वे पिच ब्लैक होल के जितने करीब पहुंचे उतना ही उसमें अनगिनत कलर्स दिखाई देने लगे। मिट्टी जितनी दूर थी उतनी ही साधारण लग रही थी। ये उन एरियाज के स्लोप से अलग नहीं थी जो स्प्रिंग वाटर से नहीं डूबे थे। पिच ब्लैक होल के पास की डार्क और अनगिनत कलर से भरी मिट्टी सूख गई क्योंकि पेल वाइट स्प्रिंग वाटर रसातल में वापस चला गया। हालांकि पेरिफेरी थोड़ी नम रही जिससे ऐसी बूंदें निकलीं जो पेल वाइट स्प्रिंग वाटर की तुलना में अधिक टेंजिबल थीं और एक नॉक्टर्नल लेक के कलर जैसी दिखती थीं। ये देखकर कि हेला का टारगेट लिक्विड था, लूमियन ने कंफ्यूजन में पूछा, क्या आप समैरिटन वुमेन स्प्रिंग के दोबारा सामने आने का इंतजार नहीं करने वाली हैं? हेला ने अपना सिर हिलाया। ये असली समैरिटन वुमेन स्प्रिंग वाटर है। पेल वाइट वाटर अभी टच करने के लिए बहुत खतरनाक है। इसके संपर्क का मतलब है इंस्टेंट डेथ, स्प्रिंग या इसके सोर्स के पास हमेशा के लिए भटकना। हमारे कंटेनर्स भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इतना डरावना? क्या ऐसा हो सकता है कि समैरिटन वुमेन स्प्रिंग पेल वाइट वाटर का बाय प्रोडक्ट है, ना कि उसका असली रूप? लूमियन ने एक मेटल कैनिस्टर निकाला जिसे उसने पहले से तैयार किया था और उसे स्प्रिंग के किनारे की मिट्टी से रिसने वाली बूंदों के पास ले गया। सिर्फ एक बूंद के साथ कैनिस्टर ने लंबे समय तक डूबे रहने से रस्ट और डिके के साइन दिखाए। बिना एक शब्द बोले हेला ने इंट्रिकेट सिंबल्स वाला एक गोल्डन कैनिस्टर निकाला और उसे लूमियन की ओर उछाला। तभी लूमियन समैरिटन वुमेन स्प्रिंग कलेक्ट करने में कामयाब रहा। उसका ध्यान डार्क स्प्रिंग पर बना रहा। जब तक अर्थ शेकिंग झटके बंद नहीं हो जाते, उसने अपने द्वारा कलेक्ट किए गए समैरिटन वुमेन स्प्रिंग वाटर के साथ जल्दी से पीछे हटने का प्लान बनाया। एक बूंद, दो बूंद, तीन बूंद। स्प्रिंग वाटर गोल्डन कैनिस्टर में बहुत ही धीमी गति से गया, जैसे कि वो किसी भी पल रुक सकता हो। दूसरी ओर उसका तैयार किया गया कैनिस्टर तेजी से रस्टी और नाजुक होता गया। लूमियन ने सुस्त प्रोग्रेस को देखा। उसे चिंता थी कि पेल वाइट स्प्रिंग वाटर फिर से उमड़ सकता है। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी पैदा हो गई। इसलिए उसने अपनी दबी हुई भावनाओं को दूर करने के लिए चुपचाप कोसा। ड्रिप ड्रिप। उसने बॉटल का केवल एक तिहाई हिस्सा ही भरा था जब हेला ने रुकने और गोल्डन कैनिस्टर को सील करने का फैसला किया। मुझे लालची नहीं होना चाहिए, लूमियन ने खुद को चेतावनी दी। हेला के साथ समैरिटन वुमेन स्प्रिंग के कलेक्शन को खत्म किया। साथ में वे ढलान के शिखर की ओर भागे। जल्द ही उनके पीछे से पानी की आवाज गूंजी। एक बार फिर पिच ब्लैक होल से पेल वाइट स्प्रिंग तेजी से बाहर निकला। बिना पीछे मुड़कर सिचुएशन को देखे उन्होंने ग्रेश वाइट कोहरे के माध्यम से अपना स्प्रिंट जारी रखा, जैसे कि एक रिलेंटलेस इंटेंजिबल मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा हो। कुछ ही सेकंड में वे आखिरकार कोहरे के किनारे पर पहुंच गए। लूमियन ने हेला का हाथ पकड़ा और खुद को आगे बढ़ाया। ग्रेश वाइट कोहरे के कफन से बाहर निकलते ही लूमियन ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसके शरीर की ठंड कम हो गई और उसके विचार काफी हद तक सेटल हो गए। डॉट डॉट डॉट। साइकिक पियर्सिंग। जना परछाइयों से बाहर निकली। उसकी आंखें बिजली के साथ कड़क रही थीं। वॉरलॉक रोब पहने आदमी ने एक सर्रियल क्रैक सुना और अपने स्पिरिट बॉडी की गहराइयों से दर्द की एक इंटेंस लहर महसूस की जिसने उसके दिमाग को जकड़ लिया। सहज रूप से वो जमीन पर गिर गया, दर्द को कम करने की कोशिश में सिमट गया। फ्रांका ने समय बर्बाद नहीं किया और मौके का फायदा उठाया। उसने अपने हाथ में मौजूद मिरर को उसकी ओर पॉइंट किया। जैसे ही मिरर में वॉरलॉक पहने हुए एंट्रस्टी दिखाई दिया, फ्रांका की हथेली में काली लपटें जल उठीं और शीशे पर फैल गईं। डीमोनेसिस कर्स। उस आदमी के शरीर से काली लपटें निकलीं, जिससे उसकी स्ट्रगल करती आत्मा कमजोर हो गई। जल्द ही क्रिस्टलाइन बर्फ ने उसे लेयर दर लेयर ढक दिया और कलरलेस स्पाइडर सिल्क ने उसे कोकून में बंद कर दिया, जिससे उसका फॉर्म रिवील हो गया। फ्रांका का इरादा उसे रोकना था, मारना नहीं। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि वो किसी करप्शन या हाई लेवल मामलों में इन्वॉल्व था या नहीं, और लापरवाह स्पिरिट चैनलिंग से एक्सीडेंट्स हो सकते थे। इंसान को कमजोर और भारी रूप से बंधा हुआ देखकर फ्रांका ने सरप्राइज में फुसफुसाया, बस इतना ही? उसे इसमें कोई शक नहीं था कि वो और जेना एक सरप्राइज अटैक से दूसरी पार्टी को हरा सकते हैं, लेकिन उसे इसके इतने स्ट्रैट फॉरवर्ड होने की उम्मीद नहीं थी। अगले ही पल वो आदमी काली लपटों, बर्फ और स्पाइडर सिल्क के 3-फोल्ड कंट्रोल के तहत बोलने के लिए स्ट्रगल करने लगा। उसकी आवाज कमजोर लेकिन डिटरमाइंड थी। तुम एक क्राइम कर रहे हो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, जमीन के अंदर से एक भयंकर कंपन निकला।
टनल की छत से एक पत्थर जेना के सिर की ओर गिरा। जेना जल्दी से बचने के लिए रोल हुई, लेकिन फिर भी उसने गिरते मलबे के इम्पैक्ट को महसूस किया। फ्रांका को भी इसी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसने महसूस किया कि अगर ये जारी रहा तो पूरी टनल गिर सकती है। मिरर सब्स्टिट्यूशन के साथ भी वो टनल के इस हिस्से में अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना दाहिना हाथ भींच लिया, जिससे एंट्रस्टी के शरीर के अंदर बची हुई काली लपटें फिर से जल उठीं। काली लपटों ने उसके स्पिरिट बॉडी को अपनी चपेट में ले लिया और वॉरलॉक ड्रेस पहने आदमी का जल्दी ही अंत हो गया। टनल के झटके रुक गए, हवा में बस धूल लटकी रह गई। फ्रांका ने राहत की सांस ली और समय बर्बाद नहीं किया। उसने जल्दी से एक स्पिरिट चैनलिंग रिचुअल सेट किया, जबकि जेना अपने कंधों और पीठ को मलते हुए किसी भी राहगीर पर कड़ी नजर रख रही थी। थोड़ी देर बाद फ्रांका ने मैजिक मिरर स्पिरिट चैनलिंग स्पेल पूरा किया। मिरर पकड़े हुए उसने घमंड के संकेत के साथ पेल वाइट चेहरे को देखा और पूछा, तुम डीप वैली क्वारी के सीक्रेट्स के बारे में कितना जानते हो? आदमी की आत्मा ने मदहोशी में जवाब दिया, कुछ लोग अपने जीवन को बढ़ाने के लिए मशीनरी का उपयोग करना चाहते हैं, जबकि अन्य जीवन प्राप्त करने के लिए मशीनरी की तलाश करते हैं। डीप वैली क्लॉइस्टर का एक हिस्सा रसातल में फिसल रहा है। क्या आप और स्पेसिफिक हो सकती हैं? फ्रांका ने दबाव डाला, आप किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं? आप गेटकीपर के गायब होने का फायदा क्यों उठा रहे हैं? जैसे ही वो आदमी जवाब देने वाला था, अचानक एक एवर चेंजिंग कोहरे ने मिरर को घेर लिया। क्रैक! फ्रांका के हाथ में मौजूद मिरर तुरंत चकनाचूर हो गया। बैंग! बर्फ और स्पाइडर सिल्क में लिपटे उस आदमी का शरीर फट गया। उसका मांस धुंध में बिखर गया, जिसने आसपास के वातावरण को भर दिया। लगभग उसी समय फ्रांका एक आईने की तरह टूट गई, उन टुकड़ों में बिखर गई जो जमीन पर गिर गए। टनल के इंटरसेक्शन पर उसकी आकृति जल्दी से उभरी और जेना के पास दिखाई दी। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कुछ गड़बड़ थी। फ्रांका ने गंभीरता से कहा, देखते हुए कि कैसे अनिश्चित ब्लड मिस्ट धीरे धीरे जम गई और जमीन के साथ मिल गई। उस समय तक लाश कीमा बनाए हुए मांस के ढेर में बदल चुकी थी, जिस पर केवल मेटल आइटम्स ही बरकरार थे। फ्रांका और जेना ने एक सिंपल सर्च की और एक ब्रास की, और 200 से 300 वर्ल्ड डियोर के सिक्के मिले। उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की। अपनी प्रेजेंस के किसी भी निशान को मिटाने के बाद वे बाहर निकल गए। डॉट डॉट डॉट। लगभग 2 से 3 मिनट बाद मांस और खून के कीचड़ के पास घुटने तक लंबे ब्राउन बूट्स पहने पैरों की एक जोड़ी दिखाई दी, जिसने एक सिकुड़ा हुआ गोल्डन केतली पकड़ी हुई थी, जिसमें एक उभरी हुई बत्ती थी। डॉट डॉट डॉट। प्लेस डू पुर्गाटवार के कैटाकॉम्स के एंट्रेंस पर चिलचिलाती धूप खिली हुई थी, और लूमियन को ऐसा लगा जैसे वो मुर्दों के साम्राज्य से जीवित दुनिया में लौट आया हो। उसके शरीर में फैली ठंड धीरे धीरे गायब हो गई। हेला की ओर मुड़ते हुए, जिसका पेल वाइट कॉम्प्लेक्शन, पर्पल, रेड लिवर मोटिस और डिके के साइन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, वो मुस्कुराया और बोला, भले ही ये असली लड़ाई नहीं थी, ये मौत के सबसे करीब था जो मैं कभी आया हूँ। हेला ने बस जवाब दिया, जो लोग लंबे समय तक पेल वाइट स्प्रिंग वाटर में एक निशान बरकरार रख सकते हैं, वे कभी फॉर्मिडेबल इंडिविजुअल्स थे। जैसे ही लूमियन स्क्वायर के किनारे की ओर टहला, उसने कैजुअल तरीके से पूछा, समैरिटन वुमेन स्प्रिंग का पर्पस क्या है? आप वास्तव में इसका उपयोग पास्ट और दर्द को भूलने के लिए नहीं कर सकते, है ना? हेला ने अपना सिर हिलाया। मेरे लिए ये एक निश्चित रिचुअल के रिप्लेसमेंट के रूप में काम कर सकता है, या कहें कि दूसरे रिचुअल का सेंट्रल एलिमेंट बन सकता है। लूमियन ने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नहीं समझा, इसलिए उसने और डिटेल्स के लिए दबाव नहीं डाला। जल्द ही, हालांकि उसने नोटिस किया कि उसके शरीर और विचारों में बची हुई ठंड सिर्फ इसलिए पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी क्योंकि उसने कैटाकॉम्स छोड़ दिया था। भले ही ये ज्यादातर कम हो गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये उसके भीतर बना हुआ है, रात होते ही धीरे धीरे सतह पर आ रहा है। हमारे शरीर में असामान्यता अभी भी मौजूद है, लुमियन ने गंभीर लहजे में हेला को याद दिलाया। हेला ने सिर हिलाया। मेरे पास एक सॉल्यूशन है। जिसने आपको स्प्रिंग वाटर लाने का काम सौंपा था, उसके पास भी एक सॉल्यूशन होना चाहिए। लुमियन ने उसकी बातों को संक्षेप में स्वीकार किया और हेला को विदाई दी और पब्लिक कैरेज स्टॉप की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे मरने की असामान्यता की तुलना में वो उस अर्थ ब्लड ओर के बारे में अधिक चिंतित था, जिसने उसकी हथेली को कोरोड कर दिया था, साथ ही विचित्र रस्ट के बारे में भी। चैप्टर 356, स्कार। जैसे जैसे समय बीतता गया, लूमियन को महसूस हुआ कि उसके शरीर का टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा है। पब्लिक कैरेज की खिड़की के बाहर की चिलचिलाती धूप भी इस बदलाव को नहीं रोक सकी। उसके विचार सुस्त हो गए और उसके हाथ के पिछले हिस्से की स्किन पीली पड़ गई। आखिरकार लूमियन मार्केट डिस्ट्रिक्ट पहुंच गया। जब वो पब्लिक कैरेज से उतरा तो उसके अंग अकड़ने लगे। जैसे ही वो रू दे ब्लूजेस ब्लॉन्श की ओर मुड़ा, एक आदमी जो उसके पास आया वो हैरान रह गया। उसने एक धीमी आह भरी, उसकी आंखें डर से भर गईं।
लूमियन ने अनजाने में साइड की ओर देखा, कैफे की कांच की खिड़की में अपने रिफ्लेक्शन को एसेस किया। उसके सुनहरे काले बाल ऐसे लग रहे थे जैसे कई दिनों से धोए न गए हों, और उसका चेहरा पीले नीले रंग का हो गया था। उसकी गर्दन पर बैंगनी लाल धब्बे और डिके के निशान थे, और उसकी आंखों में एक ऐसी लाश का ठंडा खालीपन था जो कई दिनों से मरी पड़ी हो। लूमियन उस आदमी को देखकर मुस्कुराया और बोला, खैर, आपको क्या लगता है? क्या मैं यकीन दिलाने लायक ज़ॉम्बी में बदल गया हूँ? उसने नोटिस किया कि उसकी आवाज एक ठंडा टोन अपना रही है जो हेला की याद दिलाती थी। वो सज्जन चुपचाप कोसते हुए उस साथी के पास से निकल गया, जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी मास्करेड बॉल में जाने के लिए तैयार हो। लूमियन जानता था कि उसे खा रहा करप्शन बिगड़ रहा है। उसने अपनी गति तेज की और उस सेफ हाउस तक पहुंच गया जिसे उसने अभी तक खाली नहीं किया था। जल्दी से उसने वेदी अरेंज की, कागज का एक टुकड़ा खोला और मैडम मैजिशियन को एक छोटा लेटर लिखा। मैंने मैडम जस्टिस का मिशन पूरा कर लिया है और समारिटन विमेन स्प्रिंग का पानी हासिल कर लिया है, लेकिन मैं करप्शन का शिकार भी हो रहा हूँ। ये बिगड़ रहा है। मैं इसे कैसे खत्म कर सकता हूँ? लेटर को सफाई से मोड़ने के बाद लूमियन ने मैडम मैजिशियन के मैसेंजर को बुलाया। नीली मोमबत्ती की लौ के ऊपर डॉल मैसेंजर प्रकट हुआ और उसने लूमियन को मंजूरी में सिर हिलाया। मुझे तुम्हारा मौजूदा बर्ताव काफी पसंद है, हालांकि तुम्हारे बाल बहुत ग्रीसी हैं। मौत के करीब का आभास? लूमियन की बड़बड़ाने की इच्छा पहले से कमजोर थी। डॉल मैसेंजर को जाते हुए देखने के बाद उसने 15 मिनट की समय सीमा तय की। अगर मैडम मैजिशियन ने तब तक जवाब नहीं दिया तो उसे करप्शन से छुटकारा पाने के लिए अन्य रास्ते तलाशने होंगे। एक पॉसिबिलिटी एक रिचुअल करने और मिस्टर फूल से प्रार्थना करने की थी। टिक टॉक। साल डे बाल ब्रीज से उधार ली गई पॉकेट वॉच की सुई एक स्थिर लय बनाए हुए थी। हालांकि लूमियन ने पहले नोटिस किया था कि ये लगभग 10 मिनट धीमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो समारिटन विमेन स्प्रिंग के जितना करीब आता गया, उसकी टिक टिक उतनी ही धीमी होती गई। अचानक शून्य से तारों की रोशनी प्रकट हुई, जिससे एक रहस्यमयी और अलौकिक दरवाजा बन गया। दरवाजा खुला और मैडम मैजिशियन बाहर निकली, जिसने भूरे पीले रंग का गाउन पहना था। दरवाजे के पार तारों की रोशनी से सजी एक गहरी डार्कनेस थी। टैरोट क्लब की मेजर आर्काना कार्ड होल्डर ने लूमियन की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। एंजल के प्यूरिफिकेशन के लिए मिस्टर फूल से प्रार्थना करो। मुझे अभी भी मिस्टर फूल से प्रार्थना करनी होगी? लूमियन ने आगे पूछताछ नहीं की। वो तैयार वेदी पर रिचुअल के साथ आगे बढ़ा। उसने सही सीक्वेंस में मोमबत्तियां जलाईं और एक्सट्रैक्ट को टपकने दिया। जड़ी बूटियों को जलाने के बाद वो पीछे हट गया, मोमबत्ती की लपटों को घूरते हुए, और गहरी आवाज में बोला, द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा, द मिस्टीरियस रूलर अबव द ग्रे फॉग, द किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु wields गुड लक। मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं आपसे अपने भीतर के करप्शन को साफ करने की विनती करता हूँ। एक बार रिचुअल समाप्त होने के बाद लूमियन ने फिर से रोशनी से बने एक एंजल को देखा, जो 12 जोड़ी चमकदार पंखों से घिरा हुआ था। केवल अपनी पेरिफेरल विजन शेष रहने के साथ उसने महसूस किया कि उसके शरीर की ठंड दूर हो गई है और उसके शरीर का टेम्परेचर जल्दी से सामान्य हो गया। कुछ ही देर में एंजल चला गया। लूमियन ने कमरे के फुल लेंथ मिरर में देखा और महसूस किया कि उसका रंग, बाल और आंखें पूरी तरह से सामान्य हो गई हैं। बैंगनी लाल धब्बे पूरी तरह से गायब हो गए थे। डिके के केवल कुछ निशान बचे थे, लेकिन बिगड़ने के कोई संकेत नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि ये अवशेष समय के साथ ठीक हो जाएंगे। लूमियन ने मिस्टर फूल के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया और रिचुअल समाप्त किया। जैसे ही वो मैडम मैजिशियन की ओर मुड़ा, उसे अचानक कुछ याद आया और उसने अपनी हथेली को चेक करने के लिए जल्दी से अपना दाहिना हाथ उठाया। अर्थ ब्लड ओर के करप्शन का घाव अभी भी वहीं था। हालांकि ये अब उतना ब्राइट रेड नहीं था जितना कि पहली बार रस्ट के साथ फ्यूज होने पर था, लेकिन ये फीका भी नहीं पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खून से अपनी हथेली पर कुछ निशान बना लिए हों। अपनी दाहिनी हथेली से पागलपन और हिंसा की एक हल्की लहर महसूस करते हुए लूमियन ने कंफ्यूजन में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या इसे साफ नहीं किया जा सकता? मैडम मैजिशियन ने कुछ पलों के लिए उसकी दाहिनी हथेली पर अपनी निगाहें टिका दी, लेकिन कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो बोली, मेरे साथ डिटेल्स शेयर करो। उसने पहल करते हुए एक कुर्सी खींची और बैठ गई। खड़े होकर बातचीत जारी रखने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। लूमियन लकड़ी की मेज पर एक कुर्सी पर बैठ गया और मैडम जस्टिस के असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए बताया कि कैसे उसने और हेला ने एक कैनिस्टर का 1/3 समारिटन विमेन स्प्रिंग का पानी निकाला था। उसने उस विशाल, उन्मत्त आकृति और विचित्र शक्ति के साथ एनकाउंटर का वर्णन किया। साथ ही वो मोनेट की उपस्थिति और कार्यों के साथ साथ अर्थ ब्लड ओर की अजीबोगरीब वापसी के बारे में किसी भी डिटेल को नहीं भूला। मैडम मैजिशियन ने लूमियन की बात चुपचाप सुनी और फिर एक ठहाका लगाया। वाकई दुर्जय आकृतियों के लिए पूरी तरह से मरना काफी चुनौतीपूर्ण है।
बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक शरीर या आत्मा के बिना भी वे अक्सर मानसिक छाप, मृत्यु के निशान, बची हुई आभा और अन्य अवशेष छोड़ जाते हैं। जब सही स्थितियां मिलती हैं तो वे एक उपयुक्त वेसल के साथ वास्तविक दुनिया में वापस आने का रास्ता खोज सकते हैं। ओल्डेस्ट वन, क्रिएटर की तरह? लूमियन ने मैडम मैजिशियन के स्पष्टीकरण का सार समझा और आगे पूछा, तो ये आकृति कौन है? मैडम मैजिशियन ने सोचने के लिए एक पल लिया और जवाब दिया, ये संभवतः फोर्थ एपोक का ब्लड एम्परर अलिस्टा ट्यूडर है। ब्लड एम्परर? 4 एम्पर्स में से एक? लूमियन ने गार्डनर मार्टिन द्वारा इस टाइटल और नाम का जिक्र सुना था जो वर्तमान समय का इंटिस है। ट्रायर, जो भूमिगत डूबा हुआ था, उसकी राजधानी के रूप में काम करता था। गार्डनर मार्टिन के अनुसार ब्लड एम्परर एक सच्चे देवता थे जिन्होंने हंटर पाथवे को हासिल किया था, जिसका अर्थ है कि वो एक सीक्वेंस शून्य रेड प्रीस्ट थे। यह सही है, मैडम मैजिशियन ने पुष्टि की। 4 एम्पर्स का युद्ध देवताओं के बीच एक वास्तविक संघर्ष था। अलिस्टा ट्यूडर का अंत डूबे हुए फोर्थ एपोक ट्रायर में हुआ, जिसके कारण राजधानी भी भूमिगत डूब गई। वह लंबे समय से पागलपन में डूबा हुआ था और उसने अनगिनत अत्याचार किए थे। अफवाह यह है कि उसने युद्ध में भाग लेने वाले लगभग सभी देवताओं को अपने साथ दफन कर दिया था। अब भी उस युद्ध के कई अवशेष ट्रायर के नीचे दबे हुए हैं, जो फिफ्थ एपोक के इतिहास के कुछ पहलुओं को गहराई से आकार दे रहे हैं। फिफ्थ एपोक, वो युग जिसमें लूमियन और उसके साथी रहते थे, उसे अक्सर आयरन एज कहा जाता था। युद्ध में भाग लेने वाले लगभग सभी देवताओं को दफन कर देना। ब्लड एम्परर वास्तव में पागल था। लूमियन ने सोचा, वास्तव में जिज्ञासु होते हुए। 4 एम्पर्स के युद्ध के दौरान क्या हुआ था? मैं भी पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ, मैडम मैजिशियन ने कंधे उचकाते हुए स्वीकार किया। मैंने इसके बारे में केवल 2 प्राणियों से सुना है जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से युद्ध देखा था। उनके पास भी पूरी तस्वीर नहीं है। आखिरकार किसी को सीधे भगवान की ओर नहीं देखना चाहिए। याद रखें, कभी भी सीधे भगवान की ओर न देखें, भले ही वो सीक्वेंस 4 सेंट से बदला हुआ एक अधूरा मिस्टिकल क्रिएचर ही क्यों न हो। वे प्राणी जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से 4 एम्पर्स के युद्ध का अनुभव किया था और आज भी जीवित हैं, ऐसे दिव्य संघर्ष में भाग लेने के लिए उन्हें कम से कम एंजल होना चाहिए। क्या वे मिस्टर फूल के सिंहासन के बगल में स्थित 2 एंजल हो सकते हैं? हाँ, पवित्र बाइबल में उल्लेख किया गया है कि मिस्टर फूल के एंजल ऑफ टाइम एक प्राचीन एंजल थे और उनमें से एक ही आकृति हो सकती है। लूमियन ने अपने पास मौजूद जानकारी को एक साथ जोड़ा और एक अनुमान लगाया। और को मिस्टिकल क्रिएचर्स के कॉन्सेप्ट और उनसे जुड़ी जटिलताओं का जिक्र करते हुए सुनकर लूमियन को कभी सीधे भगवान की ओर मत देखो की चेतावनी के बारे में कोई संदेह नहीं था। उत्सुकता से लूमियन ने पूछा, तो ब्लड एम्परर के निधन के बाद उनका मानसिक निशान, मृत्यु का निशान या बची हुई आभा समैरिटन विमेन स्प्रिंग के भीतर सील रही? वह संभवतः एक मृत्यु का निशान होगा, लेकिन मुझे संदेह है कि ये अज्ञात कारणों से पीछे छोड़ी गई मानसिक छाप, बची हुई आभा और यहाँ तक कि कुछ शेष आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ है। अन्यथा ब्लड एम्परर अलिस्टा ट्यूडर स्प्रिंग के भीतर एक लड़ाकू स्थिति में नहीं बने रहते। हे, युद्ध को वास्तव में एक हंटर ट्रेट माना जा सकता है, मैडम मैजिशियन ने अनुमान लगाया। जैसे ही मैडम मैजिशियन बोली, उसने अपना हाथ शून्य में फैलाया, जो लूमियन की दृष्टि से ओझल हो गया। एक छोटी खोज के बाद वो फिर से प्रकट हुई, हाथ में किर्श का एक लुभावना गिलास लिए हुए। क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें नहीं सिखाया? जब तुम्हारे पास कोई मेहमान आए तो पूछना याद रखो कि क्या उन्हें चाय या वाइन चाहिए या शायद स्नैक्स ऑफर करो। मैडम मैजिशियन ने मजाक में डांटा, क्योंकि उसने हल्की लाल वाइन का एक घूंट लिया और अपना सिर हिलाया। मैं ऐसे समय में कैसे याद रख सकता था? उसे अपनी वाइन कहाँ से मिली? तभी लूमियन को एहसास हुआ कि वो सबसे महत्वपूर्ण बात पूछना भूल गया था। उसने ईमानदारी से सबक स्वीकार किया और फिर एक और प्रश्न उठाया। उस अजीब शक्ति की उत्पत्ति क्या है जिसने ब्लड एम्परर को वापस स्प्रिंग में खींच लिया? मुझे नहीं पता, मैडम मैजिशियन ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। हो सकता है कि एक सच्चा भगवान भी न जानता हो। मैं केवल इतना निश्चित हो सकती हूँ कि इसका 4 एम्पर्स के युद्ध से कोई संबंध नहीं है। लूमियन ने इस मामले को फिलहाल के लिए एक तरफ रखने का फैसला किया और अपना ध्यान अपने दाहिने हाथ की ओर लगाया, जहां रहस्यमय निशान बने हुए थे। ये निशान क्या हैं? क्या मिस्टर फूल इन्हें साफ नहीं कर सकते? यदि ये करप्शन नहीं है तो इसे साफ नहीं किया जा सकता, मैडम मैजिशियन ने अपनी कर्श की चुस्की लेते हुए समझाया। ये आपके हाथ में एम्बेडेड एक मिस्टिकल आइटम के समान है। ये कुछ प्रतिकूल प्रभाव लाएगा और इन प्रभावों को तब तक साफ नहीं किया जा सकता जब तक कि आइटम को ही हटा न दिया जाए। एक मिस्टिकल आइटम? इसका उद्देश्य क्या है और इसमें क्या खतरे हैं? लूमियन ने इस खुलासे की उम्मीद नहीं की थी। ये बेकार है, मैडम मैजिशियन हंस पड़ी। मैंने उल्लेख किया कि ये समान है, लेकिन समकक्ष नहीं।
ये निश्चित रूप से पावर एनहांसमेंट का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। अफवाह ये है कि फोर्थ एपोक के ट्रायर के भूमिगत हिस्से में विभिन्न छिपे हुए स्थानों में ब्लड एम्परर अलिस्टा ट्यूडर द्वारा छोड़े गए अनगिनत खजाने हैं। केवल ट्यूडर परिवार के ब्लड लाइन वाले ही उन्हें अनलॉक कर सकते हैं, और अब आप उन्हें अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि मेरी हथेली में ट्यूडर के कुछ खून और आभा है जो बियॉन्डर शक्तियों से असंबंधित है। लूमियन ने अपनी चेतना के साथ अपनी दाहिनी हथेली पर चमकीले लाल निशान को टटोलने की कोशिश की। जैसे ही दोनों जुड़े, वो अचानक उन्मत्त, हिंसक, भयानक और हावी आभा की लहर से घिर गया। पूरा कमरा और यहाँ तक कि पूरा अपार्टमेंट अनियंत्रित रूप से कांप उठा। मैडम मैजिशियन ने बताया कि लूमियन की हथेली पर एलिस्टा ट्यूडर की आभा ऑरा है। इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, बस एक्टिंग या लोगों को डराने के काम ए सकती है। इसके नेगेटिव इफेक्ट से लूमियन और ज्यादा पागल और इम्पल्सिव हो सकता है, पर उस पहले हाई इन चीजों की आदत है। लूमियन ने ज़ोरा को हटाने के बजाय रखने का फैसला किया ताकि वो अंडरग्राउंड फोर्थ ईपॉक ट्रायर को बिना सैनिटी खोए एक्सप्लोर कर सके। मैडम मैजिशियन ने एक बड़ा खुलासा किया कि आइलैंडर स्विंडलर मोनेट असल में आमन है। एमन फोर्थ ईपॉक का एक महान रेस और एंशिएंट सन गोद का बेटा है। वो मरॉडर पाथवे का है और पैरासिटिज्म, परजीवी बनना की पावर से लोगों के अंदर घुसकर उन्हें अपना अवतार बना लेता है। आमन के काउंटलेस एवेटार्स हो सकते हैं जो चूहे या खटमल जितने छोटे भी हो सकते हैं, इसलिए वो हर जगह निगरानी रख सकता है। लूमियन समझ गया कि अमॉन की नजर यूएस पर शुरू से ही थी। मैडम मैजिशियन धीरे से हंसी। तुम्हें इसकी परवाह क्यों है? तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम इसका इस्तेमाल केवल अपनी सभी यादों और ओरिजिनल भावनाओं को भूलने और एक नया इंसान बनने के लिए कर सकते हो। सही बात है। कॉर्प्स कलेक्टर, स्लीपलेस और वॉरियर पाथवेज में समारिटन वुमेन स्प्रिंग के उपयोग रिचुअल और अनुकूलता के आधार पर अलग अलग इस्तेमाल हैं। इसमें शामिल है लेकिन यादों को टेम्परेरी तौर पर साफ करना, स्पिरिट को हुई जरूरी डैमेज को ठीक करना, किसी की स्पिरिचुअल परसेप्शन में सुधार करना, जरूरी रिचुअल्स के लिए एक इंग्रेडिएंट बनना और अन्य चीजों के बीच विभिन्न एबिलिटीज को अनलॉक करना शामिल है। 3 पड़ोसी एक्सचेंजेबल पाथवेज, कॉर्प्स कलेक्टर, स्लीपलेस और वॉरियर से करस्पॉन्डिंग। लूमियन ने क्रूशियल जानकारी निकाली। उसी पल मैडम मैजिशियन ने उसकी ओर देखा। उनकी मुस्कान दबी हुई थी, फिर भी जानती हुई लग रही थी। क्या कोई और सवाल है? लूमियन ने जवाब देने से पहले विचार करने के लिए एक पल लिया। अभी के लिए नहीं। मैडम मैजिशियन ने सिर हिलाया। फिर अब मेरी पूछने की बारी है। क्या पूछना है? लूमियन हैरान था। उसने सभी डिटेल्स बता दी थी। मैडम मैजिशियन ने अपने सामने खाली हवा में अपनी उंगली टैप की। तुमने मुझे ये जानकारी क्यों नहीं दी कि मिस जस्टिस ने तुम्हें समारिटन वुमेन स्प्रिंग भेजा था? लूमियन दंग रह गया। मुझे लगा कि उन्होंने तुम्हें खुद इन्फॉर्म कर दिया होगा। इसके अलावा, चूंकि वह भी टैरोट क्लब में एक मेजर आर्काना कार्ड होल्डर हैं, इसलिए मुझे इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हारे पास आने की कोई जरूरत नहीं लगी। मैडम मैजिशियन के चेहरे पर एक विचारशील एक्सप्रेशन आया। नॉर्मली कोई समस्या नहीं होती, लेकिन ये दुनिया विसंगतियों से भरी है। लूमियन अब उलझन महसूस करते हुए पूछा, क्या मिस जस्टिस के साथ कुछ गलत है? मैडम मैजिशियन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वो बात नहीं है। समस्या इस बात में है कि तुम्हारे समारिटन वुमेन स्प्रिंग की यात्रा को स्वीकार करने के तुरंत बाद अर्थ ब्लड ओर गायब हो गया। मुझे तुम्हारी कैटाकॉम्स के चौथे लेवल की होने वाली यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और मिस जस्टिस को पता नहीं था कि अर्थ ब्लड ओर किसी और के हाथ में गिर गया है। ये इस बात का मामला नहीं है कि तुम इसे अपने साथ ले जाना चाहते थे या नहीं। अगर हमने पहले बात की होती तो मैं अर्थ ब्लड ओर के ठिकाने का पता लगाने के लिए मिशन में देरी कर सकती थी या सही अरेंजमेंट्स कर सकती थी। लूमियन ने उनकी बातों पर विचार किया, उनमें सच्चाई को महसूस किया। ये देखते हुए कि अर्थ ब्लड ओर अंडरग्राउंड कुछ मुठभेड़ लाएगा, वो अर्थ ब्लड ओर के नुकसान और समारिटन वुमेन स्प्रिंग की यात्रा के बीच छिपे हुए कनेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकती थी। लूमियन की लापरवाही, या यूं कहें कि एक उचित कार्रवाई के बारे में उसकी धारणा, ने उसे बाद की उन मुठभेड़ों की ओर धकेल दिया था जो बाद में उसका इंतजार कर रही थीं। मैडम मैजिशियन ने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए लूमियन पर अपनी नजर टिका दी। तुमने सिचुएशन को कैसे संभाला, इसके लिए पूरी तरह से तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं तुम्हें केवल भविष्य में अधिक सावधानी बरतने की याद दिला रही हूँ। वो रुकी। उनकी बातें गहरी थीं। ये और भी क्रूशियल हो जाएगा जब तुम आने वाले दिनों में फोर्थ इपॉक ट्रायर के एंट्रेंस की तलाश करोगे। हाँ मैडम मैजिशियन। लूमियन ने पूरे दिल से उनका मार्गदर्शन स्वीकार किया। मैडम मैजिशियन के समारिटन वुमेन स्प्रिंग के पानी की बोतल के साथ गायब होने के बाद लूमियन ने जल्दी से वेदी को साफ किया और वापस बैठ गया। उसने ऑपरेशन के दौरान अपनी गलतियों पर विचार किया। सबसे पहले, मैडम मैजिशियन सही हैं। मुझे उन्हें मैडम जस्टिस के कमीशन के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए था।
भले ही उन्होंने प्राइवेट में कम्युनिकेट किया हो और कोई समस्या न हो, फिर भी मुझे इसका उल्लेख करना चाहिए था। आखिरकार मेरी मेजर आर्काना कार्ड होल्डर जस्टिस नहीं बल्कि मैजिशियन है। अन्य मेजर आर्काना कार्ड होल्डर्स की मदद करने के लिए मेरे अपने मेजर आर्काना कार्ड होल्डर की परमिशन की जरूरत होती है। दूसरा, समैरिटन विमेन स्प्रिंग एरिया में एंटर करने से पहले मुझे फाइनल कंफर्मेशन के लिए अपनी कंडीशन और आइटम्स की जांच करनी चाहिए थी। जब तक कि कोई बैटल या इमरजेंसी ना हो, ये एक जरूरी प्रोसेस होना चाहिए। अगर मुझे ये बात याद रहती और इसे पूरा कर लेता, तो मैं पहले से ही कई समस्याओं से बच सकता था। मैं अर्थ ब्लड ओर को अनजाने में समैरिटन विमेन स्प्रिंग एरिया में नहीं लाता। मोनेट नहीं, एमॉन कई बार दिखाई दिया और जानबूझकर मुझे डराया, ताकि मेरे विचारों को डिस्टर्ब कर सके और मेरा ध्यान अपनी स्टेट के बजाय उस पर रहे, जिससे मैंने अर्थ ब्लड ओर की वापसी को नजरअंदाज कर दिया। तीसरा, मैंने टर्मिन बोरोस की एनॉर्मेलिटी पर ध्यान नहीं दिया। वो मोनेट की उपस्थिति के सामने चुप रहा, पहले की अपनी सतर्कता और एंग्जाइटी के विपरीत। है, भले ही वो सील है, वो मेरे माध्यम से अपने आसपास को महसूस कर सकता है। एक एंजल के रूप में उसने एमॉन को मेरी पॉकेट में वापस अर्थ ब्लड ओर डालते हुए कैसे नहीं देखा? इसके अलावा उसकी किस्मत मेरी किस्मत से जुड़ी हुई है। जब मैंने अर्थ ब्लड ओर के साथ समैरिटन विमेन स्प्रिंग में एंटर किया, तो मेरी किस्मत बदल गई होगी। उसने नोटिस कैसे नहीं किया? उसने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी? क्या वो भी सील से बचने का रास्ता खोजने के लिए समैरिटन विमेन स्प्रिंग के विशेष एनवायरनमेंट और अर्थ ब्लड ओर की वजह से होने वाली एनोमलिटी का इस्तेमाल करना चाहता है? हाँ, वही था जिसने मुझे चेतावनी दी थी कि अर्थ ब्लड ओर स्पेशल था और कहा था कि ये मेरे लिए एक भाग्यशाली मुलाकात लाएगा। उस अजीब शक्ति ने अंततः उसे अपना लक्ष्य हासिल करने से रोक दिया। वो कौन हो सकता है? ये सच है कि एक दुष्ट देवता के एंजल पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। टर्मीबोरोस समय समय पर न केवल मुझे उन खतरों से बचने के लिए याद दिलाता है जो उसे प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि मुझे लुभाने के लिए भी। वो मेरी पीठ में छुरा घोंपने के मौके का इंतजार कर रहा है। हे, तुम भी एक हंटर हो? समैरिटन विमेन स्प्रिंग में एंटर करने के बाद मेरी पसंद के साथ कोई समस्या नहीं थी। नेगेटिव इफेक्ट्स फूट पड़े और सभी प्रकार के मेंटल करप्शन एक दूसरे के ऊपर जमा हो गए। मेरे लिए रिएक्ट करना पहले से ही बहुत मुश्किल था, सही या गलत की परवाह किए बिना। अगर करप्शन आपस में टकराया नहीं होता और एक दूसरे को बाधित नहीं किया होता, तो मैं मौके पर ही पागल हो गया होता। लूमियन ने पूरे मामले का रिव्यू किया और अचानक हंस पड़ा। टर्मीबोरोस, तुमने आमोन को मुझे वापस अर्थ ब्लड ओर ठूसते हुए कैसे नहीं देखा? लेकिन टर्मीबोरोस चुप रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। लूमियन ने मोटे तौर पर उस भूमिका का पता लगा लिया था जो इस इनेविटेबिलिटी एंजल ने हाल की घटनाओं में निभाई थी। उसने अपने शरीर पर मौजूद आइटम्स की जांच की, इस डर से कि वे उसे मौत की ओर भी ले जाएंगे। शुक्र है, बेजान चीजें अपेक्षाकृत अप्रभावित थीं और उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जहां तक रस्ट की बात है, जो फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव ने झेला था, वो कोई असली हमला नहीं था। कुछ निशान छोड़ने के अलावा इसने इसके उपयोग को प्रभावित नहीं किया। जहां तक उन नजरों और खतरनाक प्राणियों की बात है जो बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने से आएंगे, लूमियन के पास कोई विचार नहीं था। उसका मानना था कि समैरिटन विमेन स्प्रिंग के विशेष एनवायरनमेंट ने करस्पॉन्डिंग नेगेटिव इफेक्ट्स को सीमित कर दिया था। ये करने के बाद लूमियन ने आसपास का सर्वे किया। उसे उस सेफ हाउस के प्रति एक अनिर्णायक डर और घृणा महसूस हुई जहां एमॉन ने एक बार एंटर किया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसपास की हवा में आंखें छिपी हों। बेशक ये मुख्य रूप से साइकोलॉजिकल था। आखिरकार मैडम मैजिशियन पहले ही विजिट कर चुकी थी। सेफ हाउस में छिपे जाल को हटाने के बाद लूमियन ने दरवाजा खोला और अपना सारा सामान लेकर निकल गया। उसने कभी वापस ना आने का प्लान बनाया, रेंट को बर्बाद करना बेहतर समझा। ट्रायर में एक हरे भरे पार्क में मैजिशियन भूरे पीले रंग की ड्रेस पहने हुए एक गोल्डन रिट्रीवर को घास के रास्ते पर इत्मीनान से टहलते हुए देख रही थी। वो अपने बगल में कुत्ते के साथ खड़ी महिला की ओर मुड़ी, जिसने नाजुक हरे पैटर्न वाली एक साधारण सफेद ड्रेस पहनी हुई थी। उसके लंबे सुनहरे बाल उसकी पीठ के नीचे लापरवाही से बह रहे थे, ढीले बंधे हुए थे। उसकी आंखें चमकते पन्ने जैसी लग रही थीं, जो पास के पेड़ों की क्लियर गहराई को दर्शा रही थीं। समैरिटन विमेन स्प्रिंग वापस ले लिया गया है। महिला मुस्कुराई और बोली, क्या कुछ हुआ? तुम्हें इसे लाने के लिए एक मैसेंजर बुलाना चाहिए था। मैजिशियन ने सिर हिलाया और मुख्य जानकारी को समराइज किया। अंत में उन्होंने कहा, कोइंसिडेंटली हम पिछले कुछ दिनों में नहीं मिले हैं और हमने कम्युनिकेट नहीं किया है। इससे मुझे पता चला कि उसने अर्थ ब्लड ओर खो दिया था, जिसे एमन द्वारा चोरी किए जाने का संदेह था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो समैरिटन विमेन स्प्रिंग को वापस लाने जा रहा था। दूसरी ओर तुम्हें पता था कि वो समैरिटन विमेन स्प्रिंग वापस लाने जा रहा था, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि अर्थ ब्लड ओर चोरी हो गया था। जस्टिस आह भरने से पहले कुछ सेकंड तक चुपचाप सुनती रही।
यह उस व्यक्ति के स्टाइल के बहुत सिमिलर है। क्या ये सच में वो व्यक्ति है? मैजिशियन ने हल्की सी तेवरियां चढ़ाईं। उसने अपनी नजर कब डाली? क्या हम शुरू से ही उससे छिपने में फेल रहे? जस्टिस ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, यह आश्चर्यजनक नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके मन में क्या अरेंजमेंट्स हैं। मुझे नहीं पता, मैजिशियन ने खुद को नीचा दिखाने वाली मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन चूंकि समैरिटन विमेन स्प्रिंग की घटना पहले ही हो चुकी है, मैं देख सकती हूँ। जैसे ही वो तारों की रोशनी से घिरे शून्य में कदम रखा, उन्होंने आह भरी और कहा, फोर्थ ईपॉक ट्रायर का दरवाजा सचमुच खुलने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। ... एक छोड़े हुए महल के बाहर जस्टिस दरवाजे पर प्रकट हुई। उसने समैरिटन विमेन स्प्रिंग वाली गोल्डन कैनिस्टर पकड़ी हुई थी। उसके सामने एक डार्क इल्यूसरी समुद्र प्रकट हुआ। उसने उसमें कदम रखा और एक विशेष सपने में पहुंच गई। सपने में न केवल इन्वर्टेड ब्लैक मकबरे का एक हिस्सा गायब था, बल्कि वो आधा भी फट गया था। गहरी दरारें इसकी सतह को ढंक रही थीं और तेल से सने पीले पीले पंख और मौत के विभिन्न सिंबल्स हर जगह बिखरे हुए थे। जस्टिस हवा में तैर रही थी, अपने हाथ में गोल्डन कैनिस्टर झुका रही थी। उसके मार्गदर्शन में समैरिटन विमेन स्प्रिंग के पानी का एक हिस्सा डार्क बारिश में बदल गया, जो धीरे धीरे जमीन पर छिड़क गया। सारा डैमेज और ठीक हो गया और मकबरे के दो आधे हिस्से धीरे धीरे बंद हो गए। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बीच जस्टिस ने गोल्डन कैनिस्टर को दूर रख दिया और बाकी बचे समैरिटन विमेन स्प्रिंग को देखा। उसने खुद से बुदबुदाया, 2 और राउंड काफी होने चाहिए। ... साल दे बाल ब्रीज की दूसरी मंजिल पर लूमियन का बेडरूम। झपकी लेने के बाद उसने अपनी दाहिनी हथेली उठाई और महसूस किया कि ब्राइट रेड निशान काफी फीका पड़ गया था। यह संपीड़न द्वारा छोड़े गए निशानों की तरह लग रहा था। लूमियन ने राहत की सांस ली। इससे ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट नहीं होगा। उसका ओरिजिनल प्लान बॉस और दूसरों को कुछ भी गलत देखने से रोकने के लिए अपनी दाहिनी हथेली को सफेद पट्टी में लपेटना था। अभी के लिए लूमियन ने एक पल के लिए सोचा और पट्टी को अपनी बाईं हथेली के चारों ओर लपेट लिया, जो नॉर्मल दिख रही थी। इस काम को पूरा करने के बाद वो बेसब्री से उस मुआवजे का इंतजार करने लगा जिसका जिक्र मैडम जस्टिस ने किया था। उसने सोचा कि ये कब आएगा। उसका मानना था कि इसमें कुछ दिनों से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अचानक लूमियन ने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे की गली में खिड़की की ओर देखा। बैंग बैंग बैंग, शीशे पर दस्तक हुई। चैप्टर 359, मैलेडी गॉड। लूमियन ने ग्लांस किया और नोटिस किया कि फ्रांका एक ब्लाउज पहने हुए ग्लास को थपथपा रही थी। उसने विंडो खोली, चेहरे पर एक मुस्कान के साथ, और पूछा, तुम फ्रंट डोर से क्यों नहीं आई? क्या तुम अक्सर विंडो क्लाइंबिंग की हरकतों का सहारा नहीं लेते? फ्रांका ग्रेस के साथ कमरे में कूदी और उसके पीछे जेना आई। जेना ने एक पल के लिए ऑब्जर्व किया और लूमियन की लेफ्ट पाम की तरफ इशारा किया। क्या तुम इंजर्ड हो? ये बैंडेज्ड क्यों है? लूमियन हंसा। मैं कैटाकॉम्स के 4th लेवल में गया था और वहां मेरा सामना एक क्रीचर से हुआ जो एक इविल स्पिरिट जैसा लग रहा था। मेरी उसके साथ एक इंटेंस बैटल हुई और आखिर में कुछ स्क्रैचेस आ गए। फ्रांका ने हैरान होकर लूमियन की लेफ्ट पाम को एग्जामिन किया। सच में? कैटाकॉम्स का 4th लेवल? तुम मानो या न मानो, ये तुम्हारी चॉइस है, लूमियन ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। फ्रांका बात समझ गई और उसने सब्जेक्ट छोड़ दिया। जेना, हालांकि अपनी सांसों के नीचे बुदबुदाई, मुझे लगता है कि ये सच और झूठ का मिक्स है। लूमियन ने जेना के कमेंट को इग्नोर करना चुना और पूछा, क्या तुम लोगों के साथ भी कुछ हुआ? सही कहा। फ्रांका ने अपनी एनकाउंटर को डिटेल में सुनाना शुरू किया और एक ब्रास की निकाली। उसने उत्सुकता से सजेस्ट किया, क्या हमें डिवाइन करने की कोशिश करनी चाहिए कि यह की कौन सा दूर खोलती है? जो कोई भी 50,000 वर्ल्ड डियोर का बाउंटी दे रहा है वो पक्का अमीर होगा। लूमियन ने स्कॉफ किया। तुम्हारी स्पिरिट वाकई एडवेंचरस है, ठीक है। बेशक, इस तरह के डार्क मामले को इन्वेस्टिगेशन के लिए प्योरीफायर्स पर छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा इसमें गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी चर्च के कुछ मंक्स शामिल हैं जो अबिस में उतर रहे हैं। तुम सच में डीप वैली क्वारी की सीक्रेट केव को अकेले एक्सप्लोर नहीं करना चाहती, है ना? फ्रांका ने झेपते हुए एडमिट किया, सच कहूं तो मैं टेम्प्टेड हूं। मशीनरी के जरिए लाइफ एक्सटेंड करने और मशीनरी को लाइफ देने का आइडिया मुझे फैसिनेट करता है, लेकिन मेरी रैशनैलिटी मुझे काबू में रखती है। जेना खामोश रही, ये इशारा करते हुए कि उसने रास्ते में फ्रांका के साथ इस बारे में डिस्कस किया था। अपने डिल्यूजन शेयर करने के बाद फ्रांका जेना को प्यूरीफायर्स को की सौंपने और अपनी एनकाउंटर रिपोर्ट करने का तरीका खोजने देने के लिए तैयार हो गई। वो फिर जेना की तरफ मुड़ी। मेरा प्लान रू डे फॉन्टेन्स जाने का है। तुम्हारा क्या? जेना ने पहले ही प्लान्स बना लिए थे। उसने लूमियन से कहा,
क्या तुमने मुझसे ये पता लगाने के लिए नहीं कहा था कि फैक्ट्री ओनर कहाँ रहता है? खैर, मैंने उसका पीछा किया है और काफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है। अब हम कॉम्पेंसेशन का इंतजार कर रहे फैमिलीज को लोकेट कर सकते हैं और उन्हें गाइड कर सकते हैं कि वे वो मांगे जो हक से उनका है। लूमियन ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने तुमसे ये करने के लिए नहीं कहा था, तुम खुद चाहती थी। फ्रांका ने रू डे फॉन्टेन्स जाने के अपने प्लान पर आगे बढ़ने से पहले उसके रिस्पॉन्स को रफ्तार से एक्नॉलेज किया। डॉट 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 क्वार्टियर डू जार्डन बोटेनिक में रू पेस्टोर और रू एवलिन के इंटरसेक्शन पर बिल्डिंग्स में कंपोनेंट्स का ऐसा मिशमाश था जो लग रहा था जैसे वे वहां के ना हों, जैसे किसी लापरवाह बच्चे द्वारा असेंबल किए गए बिल्डिंग ब्लॉक्स हों। उस जगह से एक अनसेटलिंग वाइब आ रही थी जो एक जंगली और अनस्टेबल फॉरेस्ट की तरह लग रही थी। जेन्ना ने सड़क के किनारे झुकी हुई एक औरत की तरफ इशारा किया जो कपड़े धो रही थी और कहा, वो मडाम मोगाना है। उसके पति की भी कुछ साल पहले उसी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मडाम मोगाना ने एक पुरानी ग्रेश व्हाइट पैच्ड ड्रेस पहनी थी। उसका चेहरा 50 साल से ज्यादा की उम्र की झुर्रियों से भरा था। लूमियन बॉटल ऑफ फिक्शन को जलाने के बाद, पोशन के इफेक्ट्स को थोड़ा और डाइजेस्ट करने के बाद किसी जल्दी में नहीं था। उसने जवाब दिया, तुम इसे हैंडल करो। जेना ने खामोश होकर उस दुबली हाई चीक बोन्ड मडाम मोगाना को देखा। कुछ सेकंड्स के बाद वो बोली, सच कहूं तो मैं उसे सच में पसंद नहीं करती। क्यूरियोसिटी जागने पर लूमियन ने पूछा, ऐसा क्यों? जेना ने एक आह भरी और एक्सप्लेन किया, वो काफी मिलिशियस है। उस तरह की इंसान जो अपने पड़ोसी के बुरे वक्त में उसके लिए बुरा चाहती है। वो तब भी घटिया चीजें करती है जब उसे कोई फायदा नहीं होता। जैसा कि तुम जानते हो, मेरी माँ एक थिएटर एक्ट्रेस थी और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ट्यूटर का काम करती थी। ये अच्छी पे वाली एक रिस्पेक्टेबल जॉब थी। लेकिन जब मैडम मोगाना को इसके बारे में पता चला तो उसने मेरी माँ का पीछा किया और उस फैमिली को ढूंढ लिया। उसने वहाँ के सर्वेंट्स को बताया कि मेरी माँ घर के काम के बहाने बाहर जाकर मून लाइटिंग करती थी और एक स्ट्रीट गर्ल थी, कि वो इमोरल थी और अपने मेल एम्प्लॉयर को सेड्यूस करने में माहिर थी। जल्द ही मेरी माँ को काम से निकाल दिया गया। उन्हें क्लीनिंग लेडी, डिशवॉशिंग मेड या यहाँ तक कि एक केमिकल प्लांट में काम करने जैसी जॉब से गुजारा करना पड़ा। मडाम मोगाना अनपढ़ होने के नाते मेरी माँ की वो जॉब पाने का कोई चांस नहीं रखती थी जो उसने अपनी हरकतों की वजह से खो दी थी, लेकिन वो अजीब तरह से खुश लग रही थी। लूमियन ने समझदारी में सिर हिलाया। जेलसी वाकई इंसानियत के कार्डिनल साइंस में से एक है। तुमने उससे बदला क्यों नहीं लिया? जन्ना एक हंसी के साथ फुसफुसाई, वो बहुत समय पहले की बात है। इसके अलावा इस तरह की जगह में ऐसी चीजें आज नहीं तो कल होनी ही हैं। जब मेरे पिता गुजरे तो मेरे भाई को एक स्ट्रॉन्ग लैड माना जाता था, वरना हमारी फैमिली की हालत और भी खराब होती। अगर कोई विधवा अपनी बेटी के साथ रहने आती है तो कोई न कोई अगले दिन आपका दरवाजा खटखटाने आ जाता, आपको कोसता और दावा करता कि आपके पति ने उन पर कुछ नजरें डाली थीं। पड़ोसी दोस्त होने का नाटक करता और आपको अपने मेल रिलेटिव से मिलाता। अगर आप मना कर देते तो उसका वो रिलेटिव आपके दरवाजे के बाहर बैठ जाता और हर दिन शराब पीता। पुलिस को ऐसे मामलों से कोई मतलब नहीं था और आप मदद के लिए किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते थे। एक दिन जब वो सच में नशे में और बोल्ड हो जाता तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है ना। कभी कभी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती, लेकिन एक को अरेस्ट करने से सिर्फ दूसरा या तीसरा आ जाता। वे शायद अपने रिश्तेदारों को और भी भड़का देते। वे हर रात आपकी खिड़की तोड़ देते, आपके दरवाजे पर गंदगी का ढेर लगा देते और आपकी बेटी को परेशान करने के लिए बड़े बच्चों को भर्ती कर लेते। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा था मॉब द्वारा टारगेट किया जाना। ऐसी जगह में सर्वाइव करने के लिए आपको या तो घर में कुछ जवान आदमियों की जरूरत थी या फिर आपको टफ होना पड़ता और ये साफ करना पड़ता कि आप पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसमें आपकी जान ही क्यों न चली जाए। शुक्र है, जब हमारा लीज खत्म हुआ तो मेरी माँ सड़क के दूसरे छोर पर चली गई और एनवायरनमेंट में काफी सुधार हुआ। जेन्ना के शब्द ऐसे कहे गए थे जैसे उसने ऐसी कई मुश्किलें पहले देखी हों। हालांकि लूमियन ने अपनी खुद की कठिनाइयों का सामना किया था जो जेना की तुलना में बदतर थीं, उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वॉन्डरर्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्फ्रंटेशंस और भी खुले तौर पर होते थे। ये या तो हार मानकर दब जाने की बात थी, दूसरों को दबाने की, या फिर जंगली कुत्तों की तरह किनारों पर मंडराने की, जो बचा कुचा है उसे बटोरने की। जब वो कॉर्डू पहुंचा तो उसकी बहन जो एक बियॉन्डर थी ने उसे प्रोटेक्ट किया, जिससे वो बिना किसी चिंता के प्रैंक्स खेल सका। गांव के बाकी लोग मुख्य रूप से पादरे की फैमिली की बुलिंग का शिकार थे। उसने जेना की तरफ देखा जो अपना पास्ट सुना रही थी और सोच समझकर पूछा, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि यहाँ आसपास हर कोई बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है? जेना ने गाली दी। उसके जेस्चर्स में फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था जब उसने अपनी ठुड्डी से पास ही कपड़े धो रही औरत की तरफ इशारा किया।
धत तेरी, ये उनकी नीचता का बहाना नहीं है। मडाम मोगाना को ही ले लो उदाहरण के लिए। वो दिन में 3 पार्ट टाइम जॉब्स करती है, सिर्फ अपने बेटे को इस जगह से निकलने का एक मौका देने के लिए। हे, शायद तुम यकीन न करो, लेकिन मेरी माँ को दुर्भावना से बदनाम करने के बावजूद वो कभी-कभी मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे देती है जब मुझे भूख लगती है और मैं अपनी माँ के घर आने का इंतजार कर रही होती हूँ। लूमियन ने मडाम मोगाना की तरफ देखा। उसके जैसे लोगों को आसानी से भड़काया जा सकता है। बिल्कुल, जन्ना ने सिर हिलाकर कंफर्म किया और वहां चली गई। जैसे ही जन्ना कपड़े धो रही औरत पर चिल्लाई, उसका व्यवहार नाटकीय रूप से बदल गया। मडाम मोगाना, क्या आपको पता है, उस कमबख्त अल्फोंस ने हमें धोखा दिया है। वह कुत्ते का बच्चा हमेशा हमें थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहता है। वो दावा करता है कि चूंकि कोर्ट ने पहले ही वर्डिक्ट दे दिया है, एडमंड सीनियर पक्का हमें कॉम्पेंसेट करेंगे। लेकिन वो स्कीमिंग स्वाइन भागने का प्लान बना रहा है। उसका हमें एक सिंगल कॉपिट भी देने का कोई इरादा नहीं है। उस सुअर अल्फोंस ने पक्का ऐसी बात कहने के लिए अपना हिस्सा चुपके से अपनी जेब में रख लिया होगा। मडाम मोगाना खड़ी हो गई, उसकी खुरदरी उंगलियों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसका एक्सप्रेशन गुस्से और चिंता के मिक्स के साथ बिगड़ गया जब उसने पूछा, क्या ये सच है? मैं उस स्वाइन का सामना करने जा रही हूँ। जना का चेहरा भी गुस्से से भर गया। हम अभी उस पर वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। एडमंड सीनियर भागने की कगार पर है। चलो जल्दी करें और उसे रोकें। मुझे पता है कि उनका परिवार कहाँ रहता है। लूमियन करीब 5 से 6 मीटर दूर खड़ा था, सुन रहा था जब जेना उन लोकल्स को भड़का रही थी जो कॉम्पेंसेशन का इंतजार कर रहे थे। उसने सरसरी तौर पर इलाके का सर्वे किया और महसूस किया कि ये जगह रू एनर्जी के समान थी। वेंडर्स, बच्चे, औरतें और कुछ आदमी एक साथ मिले हुए थे, जिससे सड़क का ज्यादातर हिस्सा भरा हुआ था। कभी कभी पास से गुजरने वाली रेगुलर कैरेजेस एक संक्षिप्त ऑब्जर्वेशन के बाद अपना रास्ता बदल लेती थीं। इस बस्टलिंग सीन के बीच एक इंसान अलग ही नजर आ रहा था। एक पुरानी लिनन शर्ट और डार्क पैंट्स पहने हुए, उसका चेहरा काफी साफ था और उसके बाल सलीके से संवारे हुए थे। वो आसपास के वेंडर्स और निवासियों के साथ शार्प कॉन्ट्रास्ट में था। उस पल वो आदमी राई की रोटी की लंबी छड़ें पकड़े हुए कुछ औरतों के साथ बातचीत में व्यस्त था। उसने बैंक नोट्स का एक ढेर पेश किया जो न बहुत मोटा था और न ही पतला, और उन्हें एक एक करके सावधानी से गिना। 195, 200। चेक कर लो कि क्या ये 200 वर्ल्ड डियोर है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद गिन सकती हो। बैंक नोट्स का सबसे छोटा डिनोमिनेशन 5 वर्ल्ड डियोर था। उन औरतों ने शायद पहले कभी इतना कैश नहीं पकड़ा था। वे कांप रही थीं जब उन्होंने गिना और कंफर्म किया कि ये वाकई 200 वर्ल्ड डियोर था। उस आदमी ने बैंक नोट्स वापस ले लिए और उन्हें फिर से गिना। 195, 200, 205। देखो, जब तक तुम ईमानदारी से भगवान का नाम लेते हो, तुम्हें हर गिनती के साथ एक एक्स्ट्रा बैंक नोट मिलता है। इम्प्रेसिव मैजिक ट्रिक्स। एक स्विंडलर? जब भी लूमियन का सामना स्विंडलर से होता था तो वो मोनेट और साल दे बाल यूनिक को याद किए बिना नहीं रह पाता था। उसके भीतर गुस्सा और दुश्मनी भर गई। औरतों ने पैसे फिर से गिने और महसूस किया कि वाकई 41 बैंक नोट्स थे। एक एक्स्ट्रा नोट था, एक एक्स्ट्रा 5 वर्ल्ड डियोर। ये देखकर मिडिल एज्ड आदमी ने गंभीरता के साथ कहा, मेरा प्रभु सभी बीमारियों का शासक है। यदि आप उन पर विश्वास करते हैं तो आप फिर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आप बीमार पड़ते भी हैं तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बीमारी मेलेडी गॉड की सजा है। यदि आप मेलेडी गॉड में विश्वास रखते हैं और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करते हैं तो वो आपको बख्श देंगे। ये शब्द सुनकर लूमियन की आंखें संकुचित हो गईं जैसे वो पास आया। उसने अपना रिवॉल्वर निकाला, उसे कुशलता से घुमाया और फिर उसे मिडिल एज्ड आदमी के सिर पर दे मारा। बम! इंस्टिंक्टिवली मिडिल एज्ड आदमी नीचे झुक गया, अपना सिर पकड़ते हुए। वो चिल्ला भी नहीं सका। उसकी उंगलियों के बीच से चमकीला लाल खून बहने लगा। आसपास की हैरान और डरी हुई भीड़ के बीच लूमियन नीचे झुका, अपनी बंदूक की बैरल को हिलाते हुए। वो उस मिडिल एज्ड आदमी को देखकर मुस्कुराया और रिमार्क किया, आओ देखते हैं कि मेलेडी गॉड तुम्हें कैसे ठीक करता है। वो मिडिल एज्ड आदमी शौक, डर और गुस्से में चिल्लाया, मेलेडी गॉड हिस, मेलेडी गॉड तुम्हें सजा देगा। लूमियन ने वे बैंक नोट्स उठाए जो गिर गए थे और उन्हें वापस उसे थमा दिया। अगर तुम आज एक एडिशनल 100,000 वर्ल्ड डियोर नहीं गिन सकते तो जाने का सपना भी मत देखना। उसके साथ ही उसने अपना रिवॉल्वर उठाया और आदमी के चेहरे के किनारे पर मारा, जिससे खून हर तरफ बिखर गया। उसका चेहरा धंस गया और उसके दांत उड़ गए। फिजिकल एंड मेंटल वेल-बीइंग। उस मिडिल एज्ड आदमी की डर से भरी निगाहें लूमियन पर टिक गईं। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस अचानक हमले की वजह क्या थी। वो न तो धोखा खाने वाला इंसान था और न ही उन गुंडों में से था जिनका इस इलाके पर दबदबा था। वो उनका कोई रिश्तेदार या दोस्त भी नहीं था।
तो फिर लूमियन उसे इस तरह मारने के लिए क्यों झपट रहा था? कंफ्यूजन को और बढ़ाते हुए लूमियन ने उसे खुद का बचाव करने का मौका तक नहीं दिया। वो हर सेंटेंस के बाद एक बार कर रहा था। उसकी नजर रिवॉल्वर पर पड़ी और उसने सावधानी से अंधेरे में छिपे अपने साथियों की ओर देखा। बीच बचाव करने में उनकी हिचकिचाहट उसके दिल पर भारी पड़ रही थी। वो लूमियन को धमकाने या उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कांपते हुए वो हकलाया, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। मैं इतना कैश साथ नहीं लाया। लूमियन ने एक अफसोस भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कितनी निराशाजनक बात है। मुझे 100,000 वर्ल्ड डीओर की कमी पड़ रही है। तुम्हें पैसे गिनने का जादू किसने सिखाया? तुम्हें मेलोडी गॉड से किसने मिलाया? उस मिडिल एज्ड आदमी का गला सूख गया और वो खामोश रहा। शांति के साथ लूमियन ने रिवॉल्वर का सिलेंडर खोला और अपने बंदी को उसके अंदर की पीली गोलियां दिखाईं। फिर उसने सिलेंडर बंद किया और मजल को उस आदमी के माथे पर टिका दिया। 3, 2। लूमियन की उंगली ट्रिगर पर हर गिनती के साथ पीछे खिसक रही थी। उस आदमी की आंखों में दहशत और आतंक भर गया। हालांकि उसे शक था कि कोई दिन दहाड़े उसे गोली मारने की हिम्मत करेगा, लेकिन इस आदमी ने बिना किसी वजह के पिटाई शुरू कर दी थी। ये अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि वो और किस हद तक जा सकता है। जैसे ही लूमियन आखिरी गिनती पर पहुंचा, वो आदमी हताशा में चिल्ला उठा, वो एनवॉय है। एनवॉय? लूमियन ने अपनी भौहें चढ़ाईं। अपनी मानसिक सुरक्षा पूरी तरह टूट जाने पर उस आदमी ने बिना चोट खाए बचने की सारी उम्मीद छोड़ दी। वो बोल पड़ा, मेलोडी गॉड का एनवॉय। वो मेरे पास आया, मुझे कुछ ट्रिक सिखाई और मुझे मेलोडी गॉड के बारे में बताया। उसने मुझसे बिलीवर्स इकट्ठा करने में मदद मांगी और बदले में मुनाफे में हिस्सेदारी का वादा किया। क्या वो किसी ईविल गॉड का सच्चा भक्त है या देवता के नाम पर अमीर बनने वाला कोई स्विंडलर, या शायद दोनों का मेल? लूमियन ने उस आदमी के माथे से रिवॉल्वर हटाई और हल्के से उसके उस गाल पर थपथपाया जो अभी सही सलामत था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने कहा, अब हुई ना बात। इसके लिए बस एक छोटी सी बातचीत की जरूरत थी, है ना? बैंग! एक गोली हवा को चीरते हुए निकली और पास के गिरे हुए पेड़ में जा धंसी। लूमियन चिल्लाया, सॉरी, ये गलती से चल गई। मैंने तुम्हें डराया तो नहीं, है ना? उस आदमी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके नीचे एक छोटा सा पडल बन गया। लूमियन ने उस कांपते हुए आदमी पर एक सरसरी निगाह डाली और एक और भरोसा दिलाने वाली मुस्कान दी। इस मेलोडी गॉड के एनवॉय का नाम क्या है? वो कहाँ रहता है और वो कैसा दिखता है? हाल ही में मेरे पास पैसों की कमी चल रही है, तो मैंने सोचा कि मैं उससे एक छोटी सी मुलाकात कर लूं। अंदर ही अंदर लूमियन ने सोचा, उसने अभी वाले छोटे से प्रैंक पर कोई रिएक्ट नहीं किया। वह कोई बिस्टोड नहीं है। उस मिडिल एज्ड आदमी ने जोर जोर से अपना सिर हिलाया। मैं नहीं जानता। लूमियन को एक बार फिर रिवॉल्वर उठाते देख उसने जल्दी से अपनी बात बदली। मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि वो लंबा और पतला है। उसकी स्किन पीली है, जैसे वो लंबे समय से बीमार हो। उसकी आंखें ग्रेश ब्लू रंग की हैं और उसके बाल काले हैं। उसके बाल छोटे हैं, जैसे किसी अमीर बॉस के सेक्रेटरी के होते हैं। वो हफ्ते में एक बार मुझसे मिलने आता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे कैसे ढूंढा जाए। इसी बीच जेना मडाम मोगाना और बाकी लोगों के साथ जुड़ गई थी। लूमियन की हरकतों ने उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी थी। उसने चुपके से उसकी तरफ एक नजर डाली, ये सोचते हुए कि उसके हंटर साथी ने क्या पता लगाया है और वो क्या कर रहा है। हालांकि हालात की गंभीरता ने उसे उस वक्त पूछताछ करने से रोक दिया। जेना ने उन कई लोगों को सफलतापूर्वक भड़का दिया था जो लंबे समय से कॉम्पेंसेशन का इंतजार कर रहे थे। ये पीड़ित लोग जितना ज्यादा बात करते, उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। कुछ ने तो खुद ही दूसरे पीड़ितों या उनके परिवारों को ढूंढना शुरू कर दिया और जेना से मांग करने लगे कि वो एडमंड नाम के फैक्ट्री ओनर का सामना करने में उनकी अगुवाई करे। बढ़ते हुए आक्रोश के बीच जेना ने महसूस किया कि अब उसे सक्रिय रूप से भड़काने की जरूरत नहीं है। सामूहिक गुस्से ने अपना एक अलग ही रूप ले लिया था और लोग इस काम में उसकी मदद करने के लिए खुद आगे आ रहे थे। जैसे ही वे उस इलाके की ओर बढ़े जहां एडमंड सीनियर रहता था, जेना को एक बात समझ में आई। किसी एक व्यक्ति को भड़काने के लिए उसे उनसे बात करनी पड़ती थी, लेकिन लोगों के एक समूह को भड़काने के लिए उसे हर सदस्य से व्यक्तिगत रूप से बात करने की जरूरत नहीं थी। स्थिति को समझना और कुछ शुरुआती लोगों में चिंगारी जगाना ही काफी था। वे लोग बदले में इंस्टिगेशन के एजेंट बन जाते और एक स्नोबॉलिंग इफेक्ट की तरह और भी लोगों को अपने साथ जोड़ लेते। जबकि जेना और भीड़ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, लूमियन पीछे ही रहा ताकि उस आदमी से और जानकारी निकाल सके। ये कंफर्म करने के बाद कि वो उससे और कोई डिटेल नहीं निकाल सकता, वो उन ठगी गई औरतों की ओर मुड़ा जो इन घटनाओं को देख रही थीं। तुमने उसे सुना? ये आदमी तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है।
क्या तुम्हारा इरादा इसे ऐसे ही छोड़ देने का है? लूमियन ने उस आदमी का सामना करते समय अपनी शक्ल थोड़ी बदलने के लिए सावधानी से नीज फेस का इस्तेमाल किया था, ताकि कोई भी उसे वांटेड क्रिमिनल लूमियन ली के साथ न जोड़ सके। वहां मौजूद औरतों में से एक असल में उस आदमी की साथी थी, जो प्रचार करने और पैसे ठगने में उसकी मदद कर रही थी। इस भयानक स्थिति में उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की और सलाह के लिए दूसरों की ओर देखने लगी। औरतों में से कुछ गुस्से से भरी थीं, इस ठग को अथॉरिटीज के हवाले करने के लिए तैयार, जबकि बाकी डर रही थीं कि कहीं इस स्विंडलर के खतरनाक साथी न हो जो बदला लेने आ जाएं। लूमियन ने खामोशी से उन्हें अपनी राय देते हुए देखा और पास खड़े तमाशबीनों को सरसरी तौर पर स्कैन किया। वहां खड़े लोगों के बीच उसने 3 आदमियों को बिना किसी का ध्यान खींचे खिसकने की कोशिश करते देखा। ये तीनों उस स्विंडलर के साथी थे, जिनका काम जरूरत पड़ने पर हिंसा का सहारा लेना था। बिना किसी हिचकिचाहट के लूमियन ने अपनी रिवॉल्वर उठाई और 3 गोलियां चलाईं। वे तीनों दर्द से चिल्ला उठे और जमीन पर गिर पड़े। उनके पैरों और पिंडलियों से खून बह रहा था। बदला लेने की उनकी कोशिश के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लूमियन ने मुस्कान के साथ उन औरतों को भरोसा दिलाया। पीड़ित लोग जो जज्बाती हो रहे थे, अब एकदम खामोश हो गए जैसे मूर्तियां हों। कुछ सेकंड्स के बाद वे हकलाए, ये आप पर निर्भर है। लूमियन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और उस कांपते हुए ठग और उसके घायल साथियों की ओर इशारा किया। इन्हें नजदीकी ओ स्टीम कैथीड्रल ले जाओ। क्वार्टिer de l'Observatoire और क्वार्टिer du Jardin Botanique के इंटरसेक्शन पर 5 एवेन्यू सेल्बू में फटे पुराने कपड़े पहने हुए आदमियों और औरतों की एक भीड़ एक बेज रंग की 3 मंजिला बिल्डिंग की ओर बढ़ी। एंट्रेंस पर तैनात 2 गार्ड्स ने नजदीक आती उस उत्तेजित भीड़ को देखा और तुरंत अपनी कानूनी रूप से ली गई सेमी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर्स निकाल ली। उनकी आवाज गूंजी, कमांड देते हुए, रुक जाओ। हथियारों को देखकर मडाम मोगाना और उसके जुनूनी साथी भी अनजाने में धीमे हो गए। हथियारों की मौजूदगी वाकई डराने वाली थी। हिचकिचाहट को भांपते हुए जेना सबसे आगे बढ़ी और दोनों गार्ड्स पर चिल्लाई, हम अपना जायज कॉम्पेंसेशन मांगने आए हैं। कोर्ट पहले ही अपना फैसला सुना चुका है। तुम हरामियों, अगर हिम्मत है तो चलाओ गोली। क्या तुम्हारे पास इतनी गोलियां भी हैं? क्या तुम हम सबको खत्म कर सकते हो? अगर नहीं तो हम में से हर कोई तुम्हारा वो हाल करेगा जिससे तुम कभी उबर नहीं पाओगे। दृढ़ निश्चय के साथ वो एंट्रेंस की ओर बढ़ी। सामने खड़ी भीड़ को देखकर दोनों गार्ड्स की हथेलियों पर पसीना आने लगा। कर्ज वसूलने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। ये अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि अगर उन्होंने भीड़ पर गोली चलाई तो क्या रिस्पॉन्स होगा। वे खुद को बेबस महसूस कर रहे थे, जैसे एक बेकाबू बाढ़ के सामने लकड़ी के लट्ठे हों। जेना ने अपनी इंस्टिगेशन क्षमता का इस्तेमाल करते हुए अपनी बातों से दबाव बनाया। अगर हम तुम्हें अपाहिज कर दें या मार दें तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिलेगी? हमें देखो, हमारा कॉम्पेंसेशन सालों से रुका हुआ है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें उस कंजूस बुढ़े से पैसे मिलेंगे? उसकी फैमिली तो शायद कल ही शहर छोड़कर भाग जाए। दोनों गार्ड्स हक्के बक्के रह गए। ये वाकई एक समस्या थी। इसके अलावा वे अच्छी तरह जानते थे कि बॉस की फैमिली ने अपनी ज्यादातर एसेट्स बेच दी थीं और वे 2 दिनों में शहर छोड़कर दूसरे प्रोविंस में शरण लेने वाले थे। क्या वे 2 घायल और बेकार बॉडीगार्ड्स को अपने साथ ले जाएंगे? क्या वे कॉम्पेंसेशन रोकने का मौका नहीं छोड़ेंगे? कड़वी सच्चाई उनके सामने आ गई थी। जैसे ही गार्ड्स हिचकिचाए, जेना एंट्रेंस तक पहुंच चुकी थी और कर्ज वसूलने वालों की भीड़ उसके ठीक पीछे थी। इंस्टिंक्टिवली एक गार्ड ने स्टैंडर्ड प्रोसीजर का पालन किया, अपना दाहिना हाथ उठाया और नजदीक आती भीड़ को डराने के लिए आसमान में एक वार्निंग शॉट चलाई। दूसरा गार्ड एक सुंदर दिखने वाली जवान औरत को काबू करने की कोशिश करने लगा, जिसमें लड़ने की ज्यादा काबिलियत नहीं लग रही थी। जेन्ना एक पल के लिए पीछे हटी, गार्ड का हाथ पकड़ा और उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी बंदूक फिसलकर दूर जा गिरी। गोली की आवाज और जेना की बहादुरी से प्रेरित होकर मादाम मोगाना ने वो सेमी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर उठा ली। हालांकि वो उसे चलाने के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन उसका संकल्प बढ़ गया और वो गालियां देते हुए एंट्रांस की ओर दौड़ी। बाकी बचा हुआ गार्ड हार मानने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया और भीड़ पर गोली न चलाकर उन्हें घर के अंदर घुसने देने का फैसला किया। लिविंग रूम के अंदर एडमंड सीनियर और उसका परिवार, जो बस निकलने ही वाले थे, खुद को जेना के करीब 100 लोगों के कर्ज वसूलने वाले समूह से घिरा हुआ पाया। यह इंसानों की एक अभेद्य दीवार थी। रिवॉल्वर थामे हुए एडमंड सीनियर ने घबराहट में पूछा, तुम्हारा इरादा क्या है? हम यहाँ अपने पैसों के लिए आए हैं। जेना ने मडाम मोगाना के कांपते हाथों से रिवॉल्वर छीन ली और उसे एडमंड सीनियर पर तान दिया। उसने ऐलान किया, बिना उस कॉम्पेंसेशन के जो हमारा हक है, हम जिंदा नहीं बचेंगे। चलो देखते हैं कि आज किसका अंत होता है। एडमंड का हाथ ऐसे कांपने लगा जैसे उसे कोई लाइलाज बीमारी हो गई हो।
एक स्टीम कैथीड्रल के बाहर जो एक छोटी फैक्ट्री जैसी दिखती थी, लूमियन ने उस औरत को निर्देश दिए जो घायल स्विंडलर की मदद कर रही थी। इन्हें पादरे के पास ले जाओ और उनसे कहो कि ये पैसे पैदा करने वाले जादू और मेलेडी गॉड के साथ अपने संबंध के बारे में बताएं। अगर वे बात करने से मना करें तो उनकी तरफ से तुम पूरी कहानी सुना देना। उन औरतों ने गंभीरता से सिर हिलाया और अपनी काली आंखों के साथ उस ठग के समूह को कैथीड्रल के अंदर ले गईं। उनके पीछे खून के निशानों का एक रास्ता बन गया था। लूमियन ने अपनी रिवॉल्वर होल्स्टर में डाली और दरवाजे से खामोशी से देखता रहा। उसने मजे लेते हुए सोचा, मैडम मैजिशियन का सुझाव वाकई सही है। कभी कभी शारीरिक और मानसिक रूप से हल्का होने के लिए गुस्सा बाहर निकालना अच्छा होता है। दुनिया में विश्वास करने के लिए इतनी सारी चीजों के होते हुए उन्होंने एक ईविल गॉड को चुना और ऊपर से वे ठग भी हैं। महज 2 मिनट बाद लूमियन वहां से आराम से टहलते हुए निकल गया, जबकि पुलिस ऑफिसर्स वहां जल्दी जल्दी पहुंचे। लूमियन का सामना अचानक जेना और उन खुश कर्ज वसूलने वालों से 5 एवेन्यू सेल्बू के बाहर हुआ। इतनी जल्दी? उसने पूछा। उसकी आवाज में हैरानी साफ थी। जेना ने अपने होंठ सिकोड़े। मुझे भी इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं थी। मैं तैयार थी कि कोई पुलिस को बुलाएगा और मैं उस हिसाब से हैंडल करूंगी। हालांकि जैसे ही हमने एडमंड सीनियर और उसके परिवार को घेरा और अपनी धमकियां दी, वो मान गया और लिस्ट के हिसाब से पैसे देने लगा। धत तेरी, उसके परिवार के पास कैश, सोना और दूसरी कीमती चीजें हमारे कॉम्पेंसेशन के लिए जरूरत से ज्यादा थीं। वहां तो बल्कि ज्यादा पैसे बच गए, और इसमें उसकी वो एसेट्स शामिल नहीं है जिन्हें अभी बेचा जाना बाकी है। उसने इतने समय तक हमारा कॉम्पेंसेशन रोक कर रखा। लूमियन हंसा। देना हमेशा चुभता है। कभी कभी चीजें पेचीदा लगती हैं, लेकिन जब आप वाकई उन्हें करने की ठान लेते हैं तो वे आसान हो जाती हैं। और फिर ऐसी स्थितियां भी होती हैं जो सीधी लगती हैं, लेकिन मोड़ और उतार चढ़ाव से भरी होती हैं, जिनमें आपकी जान पर बनाती है। उसके शब्दों में अनुभव का भार था। जेना जानती थी कि लूमियन को सोने की जरूरत है और उसे कॉम्पेंसेशन के तौर पर सोने के कई गहने मिले थे, जिनकी शुद्ध सोने की कीमत कुल मिलाकर 3000 वर्ल्ड डी और थी। उसने ऑफर किया, ये लो, मैं इन्हें तुम्हें बेच दूंगी। जवाब देने से पहले लूमियन एक पल के लिए खामोश रहा। मैं साल्दे बाल ब्रीस से पैसे निकाल लूंगा। उसके पास उस वक्त सिर्फ 600 वर्ल्ड डियोर से कुछ ज्यादा के बैंक नोट्स और चांदी के सिक्के थे। शाम को लूमियन ने खुद को थोड़े खाली वक्त के साथ पाया और आराम से ओबर्ज डुकॉक डोर लौट आया। वो बेसमेंट बार में गया और वहां चार्ली को देखा, जिसके हाथ में बियर थी और वो ग्राहकों के एक समूह को कहानियां सुना रहा था। लूमियन मुस्कुराया और ऐलान किया, ड्रिंक्स मेरी तरफ से हैं। वहां मौजूद 20 से 30 लोगों की चीख पुकार के बीच लूमियन ने एक मजाक जोड़ दिया, चार्ली बिल भरेगा। चार्ली का चेहरा उतर गया। लूमियन हंसा और फिर से चिल्लाया, और अगर वो स्ट्रिप डांस करता है तो शायद मैं उसका भी खर्चा उठा लूं।